यशपासी, ये क्या नाम है? यशपासी। ओके सर, यही आपका व्हाट्सएप नंबर भी है? ओके सर, मैं आपको भी ब्रोशर डिटेल्स एंड जरूर। ठीक है जाइए। हेलो हेलो एवरीवन, इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? या ऑडिबल। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, मतलब गुड आफ्टरनून सर, आवाज आ रही है। ओके, गुड गुड गुड। एक बार सभी कनेक्ट हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। ओके, एक बार कब कंफर्म कर लो 3 पॉइंट्स पे। स्क्रीन विजिबल है, माय ऑडियो इज विजिबल, ऑडियो इज क्लियर एंड वीडियो इज विजिबल और नॉट? या बहुत ही बहुत सर, बहुत। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार राइटिंग पैड को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप में से कितने लोगों ने एंड्रॉयड इंस्टॉल कर रखा है अपने फोन में? लैपटॉप पीसी के अंदर एंड्रॉयड को इंस्टॉल कर रखा है? सर इंस्टॉल नहीं किया है, बट हमारे पास है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेगा इंस्टॉल करने में। इंस्टॉल कर लें जैसा आप कहें। ओके, देखो जिन्होंने इंस्टॉल नहीं कर रखा है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस जरूरी है। अरे यार, तो मैं मम्मी ना है, कह ना सकती है कुछ भी। ऑडियो म्यूट, ओके ठीक है। ओके, तो जिन्होंने इंस्टॉल कर रखा है वेल एंड गुड है। जिन्होंने इंस्टॉल नहीं कर रखा है, मैं एक बार आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो आपको करना क्या रहेगा? सबसे पहले एक सेकेंड, फ्लिकर हो रहा है।
तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको कल वाली क्लास में बताई थी, आपको सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेना है। देखो ये स्टेप्स ना इजी है, जिन्होंने इंस्टॉल कर रखा है, जिन्होंने नहीं इंस्टॉल कर रखा है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ स्टेप्स हैं जिनकी हेल्प से आपको एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप करना है, ठीक है। तो मैं एक बार ब्रीफ स्टेप्स बता देता हूँ, फिर अपन इसको करके भी देख लेंगे। सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। इसकी डाउनलोड फाइल आपको मिल जाएगी एंड इट इज मल्टी प्लेटफॉर्म, यानी कि विंडोज पे भी चलेगा, अगर आपके पास में मैक है तो मैक पे भी चल जाएगा, एंड अगर आपके पास में लाइनेक्स है तो लाइनेक्स पे भी चल जाएगा। whichever your OS is in your laptop और PC, उनके ऊपर ये फाइल डाउनलोड कर लेनी है एंड उसके बाद में आपको क्या कर लेना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि एक नॉर्मल एग्जीक्यूटेबल फाइल को आप इंस्टॉल करते हैं तो वैसे ही आपको नॉर्मल इंस्टॉल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, यहाँ पे दो टुकड़े होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका एंड्रॉइड स्टूडियो और दूसरा पार्ट होता है SDK। SDK इज योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल किट विच विल बी रिक्वायर्ड। जो आपका ग्रेडल प्रोसेस होता है ना, जो आपके OS के हिसाब से APK को बिल्ड करता है, .apk फाइल को बिल्ड करता है, उसके लिए कई सारे टूल किट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वो टूल किट्स का कलेक्शन आपको SDK में मिलेगा। अब ये कब आएगा इसको मैन्युअली भी अलग से कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करता हूं कि मैन्युअली करने से अच्छा है कि जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल हो जाने के बाद में, इंस्टॉल हो जाएगा जैसे आप उसको रन करोगे ना, तो मतलब एक पॉइंट पे, जैसे इंस्टॉल कंप्लीट हो गया उसके जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएगा मिसिंग नो SDK फाउंड, ऐसे करके ऑप्शन आएगा, या मिसिंग SDK कंपोनेंट्स, ठीक है। एंड जैसे ये ऑप्शन आता है तो वो आपको बता भी देगा इंटरनेट से कनेक्टेड रहना है आपको, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम तक आपको इंटरनेट से कनेक्टेड रहना है, और जैसे ही इंटरनेट मिलेगा ना तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये चीजें रिक्वायर्ड है, सारी चीजें। इसमें आपका हेक्सेम भी आता है विच इज रिक्वायर्ड फॉर वर्चुअल डिवाइसेस। वर्चुअल डिवाइसेस के लिए आपको इनकी जरूरत पड़ती है। तो ये सारी फाइल्स और उनके MBs लिखे होंगे, कितने कितने MB के हैं, और टोटल इसका जो कम्युलेटिव आएगा नियर अबाउट 500 to 700। हो सकता है कि कई बार 1 GB भी चला जाए अगर आपने वर्चुअल डिवाइस को भी ऑन कर दिया है। मतलब जब आप पहली बार जब एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे ना, तो वहां दो ऑप्शन आएंगे, एंड्रॉइड स्टूडियो एंड वर्चुअल डिवाइस। तो एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ साथ अगर आप वर्चुअल डिवाइस पे भी टिक कर देते हैं तो वर्चुअल डिवाइस का भी एक हमारा OS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको डाउनलोड करेगा। तो इट कैन क्रॉस अराउंड 1 GB अराउंड, ठीक है। तो ये आपका प्री रिक्विजिट होगा, ये डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद में अपना आप ये सेटअप करेगा। सेटअप करने के बाद में आपसे लाइसेंसेस को एग्री करवाएगा। एक सेकेंड ना, लाइसेंसेस रिक्वायर करवाएगा आपसे कि भाई आपके ये लाइसेंसेस हैं, इनको आपको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। तो आपको उनको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में 1 क्लिक में वो लाइसेंसेस एक्सेप्ट हो जाएंगे। एक्सेप्ट होने के बाद में आप कंटिन्यू करोगे एंड फाइनली आपका फिनिश करके एक ऑप्शन आएगा, दैट इज कि भाई आपका एंड्रॉइड स्टूडियो इज रेडी टू गो, ठीक है। इतने स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, और इसका एक ब्रीफ ना वीडियो भी मैंने बना रखा है यूट्यूब के ऊपर। अगर आपने देखा हो तो यूट्यूब पे आपको पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन मिल जाएगा हर एक प्लेटफॉर्म के लिए, विंडोज के लिए अलग, लाइनेक्स के लिए अलग, एंड मैक OS के लिए अलग, ठीक है। किस तरीके से आपको सेटअप करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ये होंगे, ठीक है। एंड मैं कोशिश करूंगा मंडे वाली जो क्लास होगी हमारी, एक्चुअल में टुडे आई एम एट होम रिगार्डिंग सम अर्जेंट वर्क, तो आज मैं घर से क्लास ले रहा हूँ, तो इस वजह से मेरे पास में लैपटॉप वाला PC अभी नहीं है लैपटॉप। तो हमारे पास में क्या होता है ना, एक डमी लैपटॉप होता है जिसमें एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल्ड नहीं होता है। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको करके दिखाता हूँ, देखो ये स्टेप्स को फॉलो करना है, इन स्टेप्स को मिस नहीं करना है, तो आपका कंप्लीटली एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप हो जाएगा। एक और चीज हमेशा ध्यान रखना, ये कई बार मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मैं इतने टाइम से एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज कर रहा हूँ तो अपडेट्स भी आते हैं, काफी सारी चीजों को मैं प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया है एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप के अंदर। तो होगा क्या ना कि जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद में भी एक स्टेप रह जाता है। वो स्टेप क्या होता है, कुछ फाइल्स होती है, रिक्वायरमेंट फाइल्स होती है, जो आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद ही पता चलेगी। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपको क्रिएट कर लेना है, और वो मैं आज बता दूंगा कैसे आपको क्रिएट करना है, हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट एंड्रॉइड प्रोजेक्ट।
ठीक है, तो आप जैसे ही पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ना, तो वहां पे भी उस समय भी इंटरनेट रखना, तो वहां पे आएगा बिल्डिंग योर प्रोसेसेस। तो बिल्डिंग करते वक्त वो आपको बताएगा कि ये 2 फाइल्स हैं हमारे पास में जो रिक्वायर्ड थी और ये इंस्टॉल करनी है हमको, ठीक है। तो ये 2 फाइल जैसे ही डाउनलोड होगी फिर इंस्टॉल होगी तो यू विल बी गुड टू गो, एंड योर जो XML फाइल होगी वो आपको ऐसे दिखने लग जाएगी वहां पे। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि मंडे को मेरा एक ब्रीफ सेशन रहेगा जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में उसको एक न्यू ब्रांड लैपटॉप के अंदर, जहां पे पहले से एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल्ड नहीं है, वहां पे आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाउ टू इंस्टॉल योर एंड्रॉइड स्टूडियो ऑन योर लैपटॉप, ठीक है। आई होप काफी लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया है उनको मैंने बता दिया है क्या स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मंडे को हम एक नॉर्मल एक लैपटॉप के अंदर किस तरीके से सेटअप होता है तो वो भी मैं करके दिखाऊंगा आपको, जिससे कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि कहाँ आपकी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अभी क्या है ना, एक नया इशू आ रहा है एंड्रॉइड के अंदर विच इज रिगार्डिंग योर JDK 11 वर्जन ऑफ JDK ड्यू टू इलेक्ट्रिक ईल करके एक नया वर्जन आया, ठीक है। इसके अंदर अभी एंड्रॉइड स्टूडियो क्या करता है पता है आपको, अल्फाबेटिक ऑर्डर में A to Z। अगर आपको एंड्रॉइड के वर्जन्स पता है तो किसी को आइडिया है वर्जन्स कैसे देता है एंड्रॉइड? जी सर। आई A to थिंक Z। पहले स्वीट्स के नाम पे था मार्श मेलो, ये हाँ, सब था, उसके बाद उन्होंने अभी चेंज कर दिया थी, नंबर कर दिया उन्होंने, नंबर कर बट दिया। अभी भी आ रहे हैं, अभी भी आपके पास में ऑप्शन में आएंगे, तो आपके पास में ऐसे ही ऑर्डर में आएंगे ABCD। अभी वो नंबर पे ज्यादा फोकस कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि ये खत्म हो सकते हैं Z के अंदर, लेकिन बट अभी भी उस पे भी आ रहा है। जैसे अभी लेटेस्ट जो है वो T वर्जन है तिरामिसु, ठीक है, बट उसको नाम दिया है 13। तो इस तरीके से चल रहा है। तो नॉर्मली क्या किया एंड्रॉइड ने, जब एंड्रॉइड फर्स्ट लॉन्च हुआ था ना तो उसने 2 वर्जन निकाले थे एज एन, याद करो मैंने एक ब्रीफ हिस्ट्री बताई थी आपको एंड्रॉइड की, उस ब्रीफ हिस्ट्री में क्या था कि एंड्रॉइड के अंदर 4 जने थे जो डिजिटल कैमरा के लिए जो कि हाँ डिजिटल कैमरा के लिए उन्होंने बिल्ड किया था, 4 बंदों ने, एंड्रॉइड इनकॉर्पोरेटिव ने। तो उनका कुछ नाम नहीं दिया था, 2 वर्जन्स बनाए थे जिनको कुछ लोग अल्फा बीटा बुलाते हैं, कुछ लोग 1 and 2 वर्जन बुलाते हैं, कुछ लोग इसको A वर्जन एंड B वर्जन बुलाते हैं। क्योंकि जब हमारा एंड्रॉइड आया तो पहला वर्जन जो एंड्रॉइड का आया ना वो C से आया, कप केक, अगर आपने देखा हो, D फॉर डोनट, देन E फॉर इक्लेयर्स, F फॉर फ्रोयो, G फॉर जिंजर ब्रेड। ये सब इसका एक स्टार्टिंग में एक तरीका था देने का कि भाई लोगों को इसके बारे में भी इंटरेस्ट हो कि हम वर्जन्स तो दे रहे हैं वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में दे रहे हैं, और ये जो सारे नाम्स है ना ये वहां की स्वीट्स के नेम के ऊपर होता है। जैसे अगर इंडियन ब्रांड होती है, अगर इंडिया में बनाया जाता और उसकी मन मन में ये होता तो वो ऐसे रखता गुलाब जामुन, समझ पा रहे हो। तो उनके एंड पे जो उनके डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट्स यानी कि जब खाना खाने के बाद में या खाना खाने के पहले जो वो मीठा चीज लेते हैं, उनके नेम्स के ऊपर उन्होंने डिजाइन किया इसको, ताकि लोगों को थोड़ा एक्साइटमेंट रहे, थोड़ा उनको आइडिया रहे कि अब कौन सा वर्जन आएगा, क्या नाम होगा उसका, तो ऐसा एक्साइटमेंट बिल्ड करने के लिए, ठीक है। EFG फॉर हनीकॉम, GHI फॉर आइसक्रीम सैंडविच, J फॉर जेली बीन। अच्छा अभी इसी दौरान मेरे को कौन बताएगा कि आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई एंड्रॉइड से, मतलब जब भी आपने एंड्रॉइड का फर्स्ट स्मार्टफोन लिया होगा तो आपने कौन सा वर्जन, मतलब इसमें से कौन सी जगह पे आप आए थे, कौन से अल्फाबेट से शुरू की आपने जर्नी एंड्रॉइड की, तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। तो GHIJ, K फॉर किटकैट, L लॉलीपॉप, M फॉर मार्शमैलो, O फॉर ओरियो, P फॉर पाई, JKLMNO, क्यू का कुछ नाम नहीं है, ऐसे तो नाम बहुत से दिए, R वर्जन आया, PQR, S वर्जन आया, फिर T वर्जन आया, ऐसे करते करते उन्होंने 11, 12, 13 ऐसे वर्जन निकाल लिए। ये अगर आप देखोगे तो इसी ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे कौन बताएगा आप कब कनेक्ट हुए एंड्रॉइड से? अमेरिकन स्वीट सिल 10
कनेक्ट सर बहुत पहले शायद आइसक्रीम से जानते हैं, बाकी आइसक्रीम के पहले से ही चला रहे हैं, बट स्कीम से पहले आइसक्रीम, से बता रहे हो, वेरी हाँ। गुड। महेंद्र एल से, लॉलीपॉप से, देन ओरियो से, गुड। दीपेश जिंजर ब्रेड से, वेरी गुड। जेली बीन से, आइसक्रीम से, जेली बीन से। कोई मेरे जैसा है क्या? मैंने शुरुआत की थी जब मेरे पास में था एक्लेयर्स वर्जन इन 2009। 2009 के अंदर जो मेरा पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन था उसके अंदर एक्लेयर्स था। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लिए ना लास्ट अपडेट जो आया था वो यहाँ तक के लिए आया था। फिर मैंने अपने फोन को रूट किया फॉर आइसक्रीम सैंडविच एंड आई वाज लाइक आउट, वो होता है ना एकदम टॉप ऑफ द मून, कि ये मैंने चीज अचीव कर ली कि एक एंड्रॉइड फोन है उसके अंदर कंपनी नहीं दे रही है उसका ओएस, बट मैंने XDA डेवलपर्स और बहुत सारे रिसर्च करने के बाद में मैंने एक ऐसा ओएस ढूंढ लिया जो मेरे फोन के लिए कॉम्पेटिबल है, और मैंने अपने फोन को रूट करके उसको वर्जन 4 को इंस्टॉल कर दिया मेरे एंड्रॉइड फोन के अंदर। यही खासियत है एंड्रॉइड की, यही डायनामिकनिटी है, मतलब वर्सेटिलिटी है एंड्रॉइड की, कि आज आप चाहो तो अपना खुद का ओएस बना के, मैंने ओएस नहीं बनाया था, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो ओएस बनाते हैं। साइनोजन मोड के बारे में अगर आपने सुना हो, क्लॉकवर्क रिकवरी मोड के बारे में आपने सुना हो, तो ऐसे बहुत सारे मॉड्स मिल जाते हैं, बहुत सारे ओएसएस मिल जाते हैं मार्केट में। तो लोग उसको इंस्टॉल, कुछ लोग उसको बिल्ड करते हैं हर एक फोन के लिए, और कुछ लोग उसको इंस्टॉल करते हैं अपने फोन को रूट करके। तो इस तरीके का मार्केट में वर्जन्स रहते हैं, ठीक है। तो ये मैं वर्जन्स पे क्यों आया, क्योंकि अभी एंड्रॉइड ने नई चीज क्या करी है, एंड्रॉइड ने किया है कि यार हम ना एंड्रॉइड स्टूडियो के भी वर्जन निकालते हैं, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है जो यूजर अपने प्लेटफॉर्म पे एंड्रॉइड एप्स डेवलप करने के लिए यूज करेगा। तो अगर वो इसको यूज करेगा तो उसके भी तो बग्स होंगे, उसमें कुछ नई चीजें वो ऐड ऑन करेगा। तो एंड्रॉइड स्टूडियो में जब वो नई चीजें आ रही है तो उसको हम नॉर्मल अपडेट्स के थ्रू मान रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, हम इसको भी ए से शुरू करते हैं। तो अब जब ऐसा नंबरिंग हुआ तो सबसे पहला है आर्कटिक फॉक्स, देन आया बम्बल बी, ये एनिमल्स के ऊपर दिया इन्होंने, बम्बल बी। देन सी से मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, सी डी, अभी ई आया हुआ है। सी का भी एक नेम है और डी का भी एक नेम है। डी डॉल्फिन वाला। हाँ डॉल्फिन, डॉल्फिन, वेरी गुड। सी से भी एक नेम आया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा अलग नेम है, इनसे अपन अभी यूज टू हो रहे हैं। और अभी जो आया वो इलेक्ट्रिक ईल आया, ई फॉर इलेक्ट्रिक ईल। जो लेटेस्ट आपको मिलेगा ना अभी, वो इस वर्जन के नाम से मिलेगा, एंड्रॉइड इलेक्ट्रिक ईल। मैं आपको चला के बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर दिया है, तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है इलेक्ट्रिक ईल, और ये वो एनिमल है इलेक्ट्रिक ईल। तो इस तरीके से एंड्रॉइड स्टूडियो, मतलब एंड्रॉइड अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के वर्जन्स करता है, और वर्जन्स का डिक्लेरेशन आपको यहाँ मिल जाएगा इस जगह पे। जैसे ही आप एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको व्यू दिखेगा आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हो। अब आपको जो यहाँ पे मिल रहा है, हाँ, सी वॉच चिंपमंक, वेरी गुड, वेरी गुड चैन। तो सी वॉच चिंपमंक ये नाम से एनिमल है, उसके नेम पे उसने वर्जन दिया थर्ड वाला। देन डी फॉर डॉल्फिन, ई फॉर आपका इलेक्ट्रिक ईल। अब ऐसे एफ आएगा और इस तरीके से अपडेटेड वर्जन आते रहेंगे, ठीक है। आई एम स्टिल यूजिंग द सेम, यस, बट यू कैन अपडेट ऑल्सो। आप अपडेट कर सकते हो अभी लेटेस्ट वर्जन से, क्योंकि काफी सारे नए फीचर्स आपको मिल जाते हैं। बट अगर सही चल रहा है तो मैं प्रिफर नहीं करता, क्योंकि अगर आप लर्निंग मोड में हो, आप कुछ नई चीज सीखना चाह रहे हो, तो आपको चाहिए कि आपका एंड्रॉइड स्टूडियो परफेक्टली रन कर रहा हो। कुछ एडिशनल आपको नई चीजों की जरूरत नहीं होती है। वो Yeah, memory is a problem. That's it. एज अ डेवलपर बन जाते हो। हाँ शेन बोलो। Memory will be a problem. That's it. हाँ, मेमोरी विल बी अ प्रॉब्लम, बट देखो नई चीजें आती है ना, तो एज अ डेवलपर आपको लेनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या नई चीजें आती है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, जो अभी लेटेस्ट में क्या आई है, पुराने वाले में क्या आई है। तो वो सिर्फ आपका डेवलपर एक्सपीरियंस अच्छा कर दी है। ऐसा कुछ नहीं है कि सी में जो ऐप बिल्ड हो रही थी, सी वर्जन में एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, वो ई में नहीं बिल्ड हो सकती है। ई में जो बिल्ड होने के ऑप्शन मिलेंगे वो सी में नहीं बन सकती है। ऐप आप सब जगह बना सकते हो। तो मैं प्रीफर करता हूँ एज अ स्टूडेंट, अगर आप लर्निंग मोड में हो तो एंड्रॉइड स्टूडियो को अपडेट अगर नहीं करना चाहो तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। बट कुछ चीजें अगर, जैसे आप डेवलपर मोड की जर्नी स्टार्ट कर दोगे, जब आप कोर्स करने के बाद में एक अच्छे खासे डेवलपर बन गए, आप प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट कर दिया, आप फ्रीलांसिंग करने लग गए, आप एंटरप्रेन्योर फील्ड में चले गए, तो उस केस में मैं चाहूंगा कि आप कई बार जब स्टेबल वर्जन आता है, मैं भी स्टेबल आने के बाद भी अपडेट करता हूँ, क्योंकि वर्जन में भी बहुत ज्यादा
ऑप्शंस होते हैं, बीटा लेवल होता है, रूट जो एक मेन लेवल होता है, डेवलपर लेवल जिसको डेव चैनल के थ्रू बुलाते हैं, एक होता है हमारा स्टेबल चैनल। स्टेबल चैनल से हमेशा मैं भी प्रीफर करता हूं, जब स्टेबल अपडेट आ जाता है तो आई ऑल्सो प्रीफर कि मैं अपडेट कर लूं। नहीं तो बहुत सारे चैनल से अपडेट्स आते हैं, उसमें वो बग प्रोन हो सकते हैं, और वो बोलते भी हैं बग प्रोन है, आप यूज करो तब वो बग्स उनको आइडेंटिफाई होंगे तो वो उनको रिजॉल्व करेंगे, और फिर उनका एक स्टेबल वर्जन, मोर बेटर वर्जन उनका निकालेंगे, और फिर वो हर यूजर के लिए, मतलब हर डेवलपर के लिए अवेलेबल होगा। तो हमेशा मैं भी प्रेफर करता हूँ लेटेस्ट वर्जन बट स्टेबल वर्जन। अभी अगर आप देखोगे ना तो इलेक्ट्रिक ईल में उन्होंने एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी बीच में, विच वाज फॉर जेडीके। तो काफी लोगों की प्रॉब्लम आई, काफी मतलब फोल्डर ही चेंज कर दिया उन्होंने, जेडी ई करके था या जेडी के करके था नॉर्मल, और एक जेबीआर फोल्डर बनाता है ये। तो उन फोल्डर्स को चेंज कर दिया, तो उसका जो जेडीके का पाथ है ना वो अपडेट करना रहता है अपन को। तो वो चेंजेस अभी नए वर्जन में आया, और जब भी नया वर्जन आता है ना तो कुछ ना कुछ चीजें अपग्रेड करनी पड़ती है। अगर आप उसको नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वो तो हम कोई बात नहीं, वो आती है तो हम उसको रिजॉल्व करते हैं, विद इन 1 to 2 days वो रिजॉल्व भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि नई प्रॉब्लम्स होती है ना, तो हमको रिसर्च करना होता है ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, फिर एंड्रॉइड स्टूडियो ही बताता है कि देखो आपको ये चीजें अपडेट करनी पड़ेगी, तब जाके ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो वो चीजें फ्लेक्सिबल है, एज अ डेवलपर आप वो चीज करेंगे, लेकिन एज अ लर्नर अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो अभी तो आप देखो जो नया इंस्टॉल कर रहा है वो तो लेटेस्ट ही होगा, जिन्होंने पहले इंस्टॉल कर रखा है तो आई वोंट रिकमेंड कि आप अपडेट करो। करना चाहो एक अलग बात है, लेकिन आपका उसके बिना भी काम हो जाएगा, ठीक है। इट्स जस्ट दी एंड्रॉइड स्टूडियो आपको हेल्प करेगा एंड्रॉइड एप्स डेवलप करने के लिए, तो वो मेन चीज आपको रखनी है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये क्या दिख रहा है आपके यहाँ पे इस जगह पे। हम तो जब एंड्रॉइड स्टूडियो चलाते तो ऐसा कुछ तो नहीं आता, या आप जब चलाओगे इंस्टॉल होने के बाद में तो यहाँ पे आपके पास में जो ऊपर ऑप्शन आ रहा है ना मेरे, ये नीचे आएंगे। आपको यहाँ पे न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये है कि फ्लटर प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको फ्लटर प्लगइन एड ऑन करना पड़ता है आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो हम वैसे भी फ्लटर ऐप बिल्ड नहीं करेंगे, हम एंड्रॉइड प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, तो एंड्रॉइड प्रोजेक्ट का ऑप्शन हमारे पास में रहता है, ठीक है। तो यहीं से हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास में नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब यहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ ना आके यहाँ पे आएगा सेंटर में, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपके, तो ये मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट्स दिखा रहा है। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स पे मैं वर्क करता हूँ ना उनके रिसेंट प्रोजेक्ट्स दिखाता है। और आजकल तो इसने क्या कर दिया कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हो। ग्रुप करने का मतलब क्या है कि जैसे मेरे ऑफिस के प्रोजेक्ट्स अलग होते हैं, मेरे दूसरे प्रोजेक्ट्स अलग होते हैं, मेरे खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट्स अलग होते हैं, फिर मैं बैचेस में जो प्रोजेक्ट्स करवा रहा हूँ वो अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग बैचेस बना रखे हैं जो करंट बैचेस अभी चल रहे हैं मेरे, और उनके बेसिस पे मैं यहाँ पे उनके फोल्डर्स क्रिएट कर देता हूँ। यस चैन। सर यहाँ पर प्लगइन्स मतलब जैसे वीएस कोड में मतलब ये रहता है ना हमारा, मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, तो एक्सटेंशन इज इट क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ यस एक्सटेंशन? यस सिमिलर सेम एज इट इज। जैसे कि आप क्रोम के अंदर क्रोम जो फीचर फंक्शनैलिटी लाता है वो तो मिलती है आपको। अगर आपको कुछ एड ऑन फंक्शनैलिटी चाहिए तो किसी ने क्रोम के लिए एक एक्सटेंशन बना रखा है, बस आपको क्या करना है उसको इंस्टॉल करना है। मैं आपको बताऊंगा कई सारे प्लगइन्स है, देखो यहाँ पे ये रहे प्लगइन्स, अभी हम उस पर भी आएंगे। तो प्लगइन्स हमारे एक्सपीरियंस को, एज अ डेवलपर एक्सपीरियंस को, हमारे लिए काम को आसान कर देता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक प्लगइन है रेनबो ब्रैकेट्स करके, एक प्लगइन है इनलाइन एरर करके। तो अब इसमें क्या होगा कि जब आप लिख रहे होंगे तो ब्रैकेट्स तो आप बनाओगे कर्ली ब्रैकेट्स, और उसमें नेस्टिंग भी होगी मल्टीपल। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कौन सा ब्रैकेट कब क्लोज करना है? कई बार इनिशियली बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, एज अ नोवाइस हमको प्रॉब्लम रहती है कि यार ये ब्रैकेट इसके अंदर क्लोज होना चाहिए, ऐसे मल्टीपल आपने नेस्टिंग कर दी है। तो ब्रैकेट्स में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कितने ब्रैकेट्स ऊपर ओपन हुए हैं, कितने क्लोज हुए हैं। तो रेनबो ब्रैकेट्स एज अ प्लगइन हमारे लिए कैसे हेल्प करेगा कि वो कलर कर देगा। तो जो जैसे ग्रीन कलर कर दिया तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा ना, जो आप ब्रैकेट लगाओगे वो भी ग्रीन कलर का मिलेगा आपको। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से ब्रैकेट्स को क्लोज करना है, कौन सा ब्रैकेट मिसिंग है। ऊपर एक येलो कलर का ब्रैकेट ओपन हुआ है लेकिन नीचे तो कहीं येलो दिख नहीं रहा है, अच्छा यही मिस्ड है। तो उस तरीके से प्लगइन्स हमको हेल्प करते हैं। जैसे इनलाइन एरर है, तो इनलाइन एरर में क्या होगा कि जब हम कोड लिखते हैं ना तो रेड लाइन आ जाती है। अब रेड लाइन तो आ गई, अब मेरे को क्या करना पड़ता है, माउस को यूज करना पड़ता है, और माउस से जाके उस पर मैं हॉवर करता हूँ, या इधर है ना एक बल्ब आ जाता है रेड कलर का, उस पर जाके आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना पड़ता है, तो वो मेरे को एरर बताता है कि देखो ये एरर है आपकी, तो आपको इसको रिजॉल्व करना है। इनलाइन एरर प्लगइन क्या करेगा कि जिस लाइन पे भी एरर आ रही हुई ना, तो रेड लाइन तो आएगी, उस लाइन के आगे एक रेड कलर का कोड आ जाएगा, जो एरर होगी ना वो वहीं दिखा देगा। तो मेरे को आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। तो मेरे को माउस की जरूरत नहीं है, मेरे को सिंपल वहां जाना है कि यार मैंने इसको इनिशियलाइज ही नहीं किया, वहां जाके उसको हटाऊंगा तो वो एरर रिजॉल्व हो जाएगी। तो सिर्फ वो होवरिंग से बचाने के लिए, तो ये काम आसान करने के लिए प्लगइन्स का रोल होता है। प्लगइन्स और एक्सटेंशन इसीलिए यूज में आती है कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है।
तो यहाँ जो आपको दिख रहे हैं ये आपके रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये मोस्ट रिसेंट टू लीस्ट रिसेंट पे जाएंगे, ठीक है। और इनकी भी एक लिमिट होती है कि अगर आप एक महीने पहले, जैसे मेरे तो बहुत ज्यादा अपडेट प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं, तो 15 दिन 16 दिन पहले मैंने कोई प्रोजेक्ट चलाया होगा तो यहाँ नहीं मिलेगा। तो फिर मैं प्रोजेक्ट को कैसे ओपन करूंगा? बिल्कुल, आप प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो, यहाँ से ओपन पे जाएंगे अपन, और यहाँ से मैं फोल्डर को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं देखो एक बहुत अच्छी चीज करता हूँ जो आपको भी करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, एंड्रॉइड के रिगार्डिंग जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब एक फोल्डर में रखो, और उसके लिए भी एक डेडिकेटेड ड्राइव रख लो। सी ड्राइव है तो सी ड्राइव रख लो, डी ड्राइव है तो डी ड्राइव रख लो, जिसको खाली रखो आप, ठीक है। अब उसमें एक फोल्डर बनाओ एंड्रॉइड डेव करके या डेव नेटिव करके, ऐसे मल्टीपल आप कुछ भी नाम दे सकते हो, या जैसे आपका नाम है तो जैसे रौनक डेवलपमेंट, ठीक है। आपने वो फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर के अंदर जाओगे तो वहीं पे ना आपका रिसोर्सेज का फोल्डर होगा, वहीं पे आपके एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स का फोल्डर होगा। तो उससे क्या होगा ना, सारी चीजें एक जगह पे आपको मिल जाएगी। अब आप कहोगे रिसोर्सेज क्या होता है? जैसे आप जब कोई ऐप डेवलप करते हो तो आपने उस ऐप डेवलप करते वक्त फॉन्ट्स यूज किए होंगे, आप इमेजेस यूज करोगे, आप डायमंड फाइल्स यूज करोगे, आप काफी सारी चीजें यूज करोगे जिससे कि एक प्रोजेक्ट बिल्ड होता है। तो वो आप उस रिसोर्सेज जो है ना वो उस फोल्डर में रख दो रिसोर्स नाम से। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट आप बिल्ड करते हो तो आपको इसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब हम प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें डाउनलोड करते हैं, अब वो डाउनलोड में कहीं ना कहीं पड़ी रहती है, ठीक है। तो इससे बेटर रहता है कि आप एक अलग से फोल्डर बनाओ, जब भी आप कोई चीज डाउनलोड कर रहे हो तो डाउनलोड करते ही उसको वहां से कट करो, कट करते ही उस फोल्डर में जाके प्लेस कर दो, ताकि कभी भी आपको नया प्रोजेक्ट आप क्रिएट करो और आपको याद आए कि यार पिछले प्रोजेक्ट में मैंने एक फॉन्ट यूज किया था, वो कहाँ पड़ा है, तो वो रिसोर्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें वहां रिसोर्स में मिल जाएगी। इमेज यूज करी थी, आइकन यूज करी थी, वही आइकन मेरे को अभी यहाँ यूज करना है, तो आप वहां उस फोल्डर में जाओगे, आपने वहां उसको प्लेस कर रखा होगा, तो एक ही जगह आपको सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। एंड एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जितने भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, आज तो आप एक क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, बट इस पूरी जर्नी के दौरान आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट करोगे, ठीक है। कोई भी नई चीज क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, हो सकता है ना कि आज जो सीखा बनाया अभी यूज नहीं आया, लेकिन कल को एक प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें उस चीज को इंटीग्रेट करना है, बट आपको तो याद नहीं वो किस प्रोजेक्ट में आपने किया, और अगर किया भी है तो प्रोजेक्ट कहाँ पड़ा है, फोल्डर कहाँ पड़ा है। तो वो लोकेशन ना, एक ही फोल्डर में अगर सारे प्रोजेक्ट होंगे ना तो आप आसानी से उसको रिसर्च मतलब सर्च कर पाओगे और अपनी जगह पे जा पाओगे डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। आप यहाँ पाओगे कि जैसे मैंने इसी के अंदर बना रखा होगा, ये रहा एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ मैं एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोजेक्ट्स प्लेस करता हूँ, मैंने एक डॉक्यूमेंट्स में भी बना रखा है, ये रहा एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स को एक फोल्डर में स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम उसको उस फोल्डर पे जाएंगे और ओपन करेंगे और वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो रिसेंट वाले प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कोई कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो रिसेंट में नहीं पर आपने बना रखा है, तो आप वहां जाके उस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो, ओपन में जाके, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, ये वाला ऑप्शन आएगा नहीं, और अभी रिक्वायर्ड भी नहीं है फ्लटर के लिए। तो फ्लटर का प्लगइन जब आप लगाओगे तो ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा, सो दैट आप एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर ही फ्लटर का प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सको, बट ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपको ये दो ऑप्शन मिलेंगे। एंड यहाँ पे आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन होगा। ये तो प्रोजेक्ट्स वाला पार्ट हो गया, फिर आ जाते हैं हम कस्टमाइज में। तो कस्टमाइज में आपको कई सारी थीम्स मिल जाती है। बाय डिफॉल्ट ना आपको ये 3 थीम मिलेगी, इंटेलिजे, ड्रैकुला एंड हाई कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। अब अगर आपको और भी डिजाइन और भी थीम्स चाहिए तो इसके लिए भी हम प्लगइन्स पे चलेंगे, वहां पे कई सारी थीम्स मिल जाएगी। जैसे देखो मैंने यहाँ पे इतनी सारी थीम्स को यूज कर रखा है, ठीक है। तो यू कैन, ये डिपेंड करता है, मेरा थोड़ा सेटअप ऐसा रहता है ना कि मैं अपने थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना वॉलपेपर चेंज कर देता हूँ, मैं अपने मोबाइल के वॉलपेपर चेंज कर देता हूँ, मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो की थीम को चेंज कर देता हूँ। उसका रीजन क्या है कि मेरे को हर बार ना कुछ नया चाहिए रहता है, मेरा जो वर्क स्पेस है वो थोड़ा चेंज होगा ना, तो मेरे को हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आती है एंड मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जैसे अपन एक ही कमरे में बैठे हैं, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो हम बोर हो जाते हैं काम करते करते। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सराउंडिंग को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को फिर से वही एक्साइटमेंट बिल्ड होता है एंड आई जस्ट कीप ऑन बिल्डिंग द प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, बहुत सारी थीम्स आप देखोगे मैंने बहुत सारी थीम्स डाउनलोड कर रखी है। कोई जरूरी नहीं है आप इतनी सारी थीम्स को डाउनलोड करो, ये मेरे इसके लिए भी रहता है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस जो होती है उसमें तो आपको स्क्रीन पे ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो चलेगा, लेकिन जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती है उसमें मेरा जो सेशन होता है वो स्मार्ट टीवी पे होता है, तो सारे बच्चे बैठे होते हैं और स्मार्ट टीवी पे वो चीज चल रही होती है, तो उस समय मेरे को लाइट कलर यूज करना होता है ताकि उनकी आंखों पे प्रॉब्लम ना हो। तो उस वजह से भी मेरे को थीम्स मैनेज करते रहना पड़ता है। तो आप इनमें से बाय डिफॉल्ट आपको ये 3 थीम्स मिलेगी, इनसे भी आपका काम बन जाएगा एंड आप कोई भी और थीम डाउनलोड करके उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है।
फिर यहाँ पे आता है आईडी का फॉन्ट, आपको फॉन्ट साइज बढ़ानी है तो आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, मिनिमम सेलेक्टेड आएगा तो विच विल बी फाइन, ठीक है। देन रेड ग्रीन विजन डेफिशिएंसी है तो उसके हिसाब से भी कलर एडजस्टेबल है, जिनको कलर ब्लाइंडनेस या कलर प्रॉपर विजिबिलिटी का इश्यू रहता है तो वो भी यहाँ से एडजस्टेबल कर सकते हैं ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देन आपके यहाँ पे की मैप्स आएंगे, की मैप्स होते हैं आपके शॉर्टकट्स। तो जो आपकी शॉर्टकट्स होगी कि भाई इसको चलाने के लिए क्या शॉर्टकट है, इसको चलाने के लिए क्या शॉर्टकट है, तो आप जब कॉन्फ़िगर में जाओगे तो यहाँ पे आपको देखो सबकी ना शॉर्टकट्स पता लग जाएगी, ये देखो ये सबकी शॉर्टकट्स है। अब मैं आपको बताऊंगा ना डे टू डे लाइफ में जब आप जैसे जैसे डेवलपमेंट में घुसते जाओगे ना उतना आपको लगेगा कि यार शॉर्टकट्स कितना बहुत जरूरी है, ठीक है। और मैं थ्रू द टाइम आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, शॉर्टकट्स बताऊंगा, जिससे कि आपकी डेवलपमेंट स्पीड बढ़ जाए, जिससे कि आपका जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो कम हो सके। और ये आपको रिक्वायर रहेगा जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपका डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो आप चाहो तो आप अपने हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर करना चाहो तो चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी ये मैक के हिसाब से बता रहा है मुझे, एंड यहाँ पे मैं उसको चेंज कर सकता हूँ भाई मेरे को किसके हिसाब से चाहिए। अब ये उनके लिए होता है जैसे कोई अगर एक्लिप्स से आ रहा है, जैसे मैंने एक्लिप्स स्टार्ट किया था जब मैं डेवलपमेंट करता था, तो एक्लिप्स में कुछ शॉर्टकट्स होगी, ठीक है। अब मैं स्विच हुआ एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो वो जो मेरा तो फ्लो वही बैठा हुआ है ना शॉर्टकट्स वाला, तो मैं क्या चाहूंगा कि यार वो जो सारी शॉर्टकट्स थी जो मेरे एक्लिप्स में यूज में आ रही थी वही सेम यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में भी हो जाए तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। ये इसीलिए ऑप्शन देता है कि अगर आप नेटबीन से आ रहे हो, आप अगर इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में कहीं से भी आ रहे हो, सबलाइम टेक्स्ट से आ रहे हो, तो वहां जो मेन प्रायोरिटी के ऊपर जो आपकी शॉर्टकट्स यूज में आती है जिस काम के लिए, वही सेम शॉर्टकट्स यहाँ पे वो कॉन्फ़िगर कर देगा अपने आप से, ठीक है। और यहाँ पे आप सेटिंग्स को इंपोर्ट भी कर सकते हो, पुरानी कोई सेटिंग है आपके पास में जो आप पुराना एंड्रॉइड स्टूडियो पे करते थे तो सेटिंग्स भी आ जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे पास में पहले एक एंड्रॉइड स्टूडियो था, वहां पे मैंने खुद की मैप्स कर रखे थे, ठीक है। वो सेटिंग्स फाइल क्रिएटेड होती है। अब वो एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो गया और मेरे पास में वो सेटिंग फाइल है, तो मैं कोई दूसरे लैपटॉप पे उसको सेटअप कर रहा हूं तो वो सेटिंग फाइल को अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा तो मेरे पास में वो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो मैं मेरा बाय डिफॉल्ट जो मेरे मैप्स की मैप्स थे वो सब के सब इनबिल्ट आ जाएंगे, ठीक है। बट एज अ न्यू यूजर आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये कस्टमाइज करने के लिए होगा। और यहाँ पे देखो एक आ रहा है सिंक विद ओएस, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो दो थीम्स है, डे एंड लाइट, दिख रहा है आपको, ये लाइट थीम है एंड दिस इज योर नाइट थीम, ठीक है। तो सिंक विद ओएस का मतलब क्या होगा कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे लैपटॉप के अंदर फोन के अंदर मैंने क्या कर रखा है, सनसेट सनराइज पे लाइट और डार्क थीम का कॉन्सेप्ट कर रखा है, आपने भी कर रखा होगा या आप मैनुअल करते होगे, तो मैंने ऑटोमेशन कर रखा है कि मेरा लैपटॉप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा इंटरनेट की हेल्प से कि आज मेरे शहर में सन सेट कब होगा, सपोज करो 6:46 पे सन सेट होगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे लैपटॉप की जो थीम है वो क्या हो जाएगी, डार्क थीम हो जाएगी, ठीक है। जब सुबह सनराइज होगा नियर अबाउट 5:45 पे सपोज दैट सनराइज हुआ, तो उस समय ऑटोमेटिकली मेरी जो थीम है चेक की जाएगी, सनराइज हो गया है तो थीम ऑटोमेटिकली लाइट हो जाएगी। तो सिंक विद ओएस से क्या होगा कि जो ओएस की थीम होगी ना वो मेरी थीम बन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप वो कर सकते हो, तो सिंक करना चाहो तो आप सिंक कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ डार्क मोड, आंखों पे कम रिलैक्स मतलब कम कांस्टेंट होता है। कई बार क्या होता है ना लाइट ज्यादा होती है ना, तो लाइट कलर ज्यादा होता है ना तो आपको ज्यादा आंखों पे इफेक्ट आता है, तो जितना हो सके उतना डार्क कलर रखो ताकि आपको आंखों पे कम इफेक्ट आए, ठीक है। बट इट ऑल अबाउट योर प्रेफरेंसेस, आपको क्या सही लगता है, आपको क्या सूट करता है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो थीम्स रही और ये कस्टमाइजेशन हुआ। अब आते हैं प्लगइन्स के ऊपर, तो यहाँ देखो दो ऑप्शंस मिलते हैं आपको, दो ऊपर टैब्स मिलता है विच इज मार्केट प्लेस। तो यहाँ पे आपको ढेरों सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे जो आपके कोडिंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने वाले हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के, ठीक है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो के प्लगइन्स होंगे ये, और आप नेट पे भी रिसर्च करोगे आप, और मैं भी आगे बताता रहूंगा कौन कौन से प्लगइन्स आपको इंस्टॉल कर लेने चाहिए ताकि आपको काफी ज्यादा हेल्प मिले, ठीक है। तो मैंने देखो इंस्टॉल कर रखे हैं जो प्लगइन्स आपको यहाँ दिख जाएंगे, फ्लटर के हैं, देन थीम्स के हैं, ठीक है। मेनली ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक है बेटर कमेंट्स, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट है जो है हमारा इनलाइन एरर, एंड एक रेनबो ब्रैकेट्स होगा, मैं ऊपर सर्च ही कर लेता हूँ रेनबो ब्रैकेट्स।
इट्स कंज्यूमिंग मोर मेमोरी, दैट्स व्हाई थोड़ा सा हैंग हो गया। तो वापस आ जाते हैं अपन यहाँ पे प्लगइन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेनबो ब्रैकेट, ये देखो रेनबो ब्रैकेट ये इंस्टॉल्ड है। एंड जब भी आप कोई प्लगइन को सेटअप करते हैं या इंस्टॉल करते हैं तो वो प्लगइन रीस्टार्ट मांगता है, तो एक बार आपको आईडी को रीस्टार्ट करना होगा तो प्रॉपर फंक्शनिंग में आएगा। ठीक है, एंड जो इंस्टॉल्ड होंगे आपके प्लगइन्स वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। और ये सारी चीजें ना आपकी, देखो यहाँ पे अपडेट का भी ऑप्शन है, तो ये अपडेट्स भी मिलेंगे आपको यहाँ पे। एंड ये सारी चीजें ना आपको प्रोजेक्ट के अंदर से भी ऑप्शन मिलेगा, ऐसा नहीं कि बाहर ही मिलेंगे। ये सिर्फ आपको एक है ना क्विक गो टू दे दिया यहाँ पे कि आप बाहर से बिना प्रोजेक्ट में जाए भी कुछ चीजें चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, बट ये सारी चीजें ना आपको अंदर भी मिलेगी। ये चेंजेस करने तो ये भी आप कर सकते हो, ये चेंजेस करने मतलब मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है उसके अंदर मैं हूं तो उसमें चेंज करना चाहता हूँ तब भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि बाहर ही ऑप्शन होंगे। ये सिर्फ आपका एक क्विक एक्सेस दे दिया इन्होंने यहाँ पे कि आप प्रोजेक्ट नहीं भी ओपन करो तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो को कस्टमाइज कर सकते हो एक बेसिक लेवल पे, और प्लगइन्स इंस्टॉल सेटअप करना है वो कर सकते हो। फिर चौथा ऑप्शन मिलता है आपको लर्न एंड्रॉइड स्टूडियो। तो यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए, गेटिंग स्टार्टेड के वक्त आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं उनके बारे में कुछ हेल्प चाहिए, एंड्रॉइड स्टूडियो की खुद का एंड्रॉइड का एक यूट्यूब चैनल है, वहां के एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर लर्निंग के हिसाब से कि एंड्रॉइड स्टूडियो में क्या क्या चीजें मिलती हैं, उनको किस तरीके से यूज करना है। देन कीबोर्ड शॉर्टकट पीडीएफ, तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको पूरी की पूरी। एंड टिप ऑफ द डे, तो ये हमेशा आपको टिप देता रहता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, टिप मिलता रहता है कि आप ये यूज करो तो आपका काम आसान हो जाएगा, ये करो तो और आसान हो जाएगा, तो ये हमेशा टिप देता रहता है आपको। ठीक है, ये आप जब एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट ओपन करोगे ना तब भी आएगी, और उसको आप बंद करना चाहो तो बंद भी कर सकते हो, नहीं तो जितनी बार भी एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करोगे पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो एक टिप आएगी, यू कैन कंसिडर दैट टिप, एंड अगर वो आपको बेनिफिट करती है तो वो आपको प्रोजेक्ट में लगा लेनी चाहिए, मतलब वो टिप को यूटिलाइज कर लेना चाहिए। हालांकि वो सारी चीजें हम सीखने वाले हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, बस वो ये बता रहा है टिप ऑफ द डे आज की टिप क्या है आपके लिए। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ पे 3 डॉट्स के अंदर। तो ये 3 डॉट्स में क्या मिलता है, मतलब हमने सब कुछ देखा यहाँ पे, बाकी सारी सब कुछ देख ली। यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं अपन, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ ओपन कर सकते हैं। तो ये 3 डॉट्स क्या है, तो देखो 3 डॉट्स में सबसे पहला है गेट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल। कौन बताएगा मुझे ये चीज क्या है? वर्जन कंट्रोल के बारे में सुना है आप में से किसी ने? गिट का। वेरी गुड, गिट। गिट के बारे में सुना है? हैंड रेस कर सकते हो आप लोग, सुना है तो। वेरी गुड। देखो जिन्होंने सुना है वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं सुना है कोई दिक्कत नहीं है, हम ये सारी चीजें इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ये आजकल की डिमांड हो गई है। आजकल का अगर आप कहीं पे भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो प्रोफेशनली, और चाहे मैं कहूँ पर्सनली भी करते हो, तो मेक श्योर करो। यस शयन? No, you asked to raise hands, right? Like whoever knows it. ओके, तो जितने भी अगर आप पर्सनली भी करो चाहे प्रोफेशनली भी करो तो आपको क्या रहिएगा कि भाई आप अपना जो डेटा है वो आप अच्छे से मैनेज कर सको और उसको स्टोर कर सको, मतलब उसका बैकअप रख सको कि इन एनी सिचुएशन। जैसे एक सिंपल सा आइडिया बताता हूँ मैं आपको। मैं जिस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था मेरे को अच्छे से याद है 19 मार्च था, ठीक है, 19 या 20 मार्च था, ठीक है, एंड इट वॉज सैटरडे, फ्राइडे था, सैटरडे को हमारा ऑफ था लॉकडाउन की वजह से, संडे को भी लॉकडाउन था, और उसके बाद से हम लॉकडाउन हो गया था एक टाइम पीरियड के बाद में, अगर आपको याद हो 2020 की बात है ये, ठीक है, मार्च की, और आपने भी ये चीज देखी हो, मतलब फेस की होगी। तो एज एन मैं डेवलपमेंट में जब स्टार्टिंग वाला मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा था, जो मेरा सुबह का टाइम रहता है उसमें मैंने वो काम किया, काम करने के बाद में मैंने गिट पे पुश किया, एंड आई वाज लकी इनफ कि मैंने वो पुश कर पाया। पुश करने के बाद में मैं अपने बैचेस लेके खत्म किया क्लास को, एंड हम रात को आ गए, हमको लगा वापस जाएंगे हम मंडे को, और मंडे को हमारा काम स्टार्ट कर देंगे। बट मंडे को अनफॉर्चुनेटली काफी लोग नहीं जा पाए ऑफिस ड्यू टू लॉकडाउन, परमानेंट लॉकडाउन लग गया था। तो फिर क्या हुआ कि हमको काम तो करना था, तो हमारे पास में घर में
जो मेरा पर्सनल लैपटॉप था वो मेरे पास था। तो हमारी कम्युनिकेशन हुई टीम के साथ में, टीम को बोला आपके पास में लैपटॉप है, नहीं तो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी अर्जेंट बेसिस पे, एंड आपको घर पे लैपटॉप्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। गिट पे सारा कोड पड़ा है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके पास में रिपोजिटरी का लिंक है, आपके पास में एक्सेस टोकन है, आपके पास में ऑथेंटिकेशन है। आप सिंपल सा क्या करो, यहाँ गेट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल में जाओ, यहाँ पे आपसे यूआरएल पूछेगा, ये होती है हमारी रिपोजिटरी की यूआरएल, ठीक है। वो यूआरएल को आप डालो, क्लोन मारो, क्लोन मारने के बाद में आपको, अगर क्योंकि दो तरह की से रिपोजिटरी होती है, एक प्राइवेट होती है, एक पब्लिक होती है। अब मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया बताता हूँ। प्राइवेट केस में क्या होगा कि जब हम एक ऐसे सोर्स कोड पे काम कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि कोई दूसरा सोर्स कोड को नहीं एक्सेस कर सके, हम ही उसको एक्सेस कर सके, तो हम प्राइवेट बनाएंगे। दूसरे एंड पे क्या होता है कि मैं पब्लिक भी बनाऊंगा। अब आप पब्लिक क्यों बनाएंगे, हम क्यों चाहेंगे हमारा कोड पॉपुलर हो, हमारा कोड मतलब कोई और देखे। तो उसका रीजन भी होता है, मैंने आपको बताया था कि एक तो मेरा सोर्स कोड ओपन सोर्स करना है, तो मैं गिट पर डाल के उसको पब्लिक कर सकता हूँ, ओपन सोर्स बना सकता हूँ। दूसरा क्या होगा कि मैं किसी को हेल्प करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने एक कैलेंडर बनाया खुद से, ठीक है। जो मेरे को एंड्रॉइड से कैलेंडर मिलता है ना, मेरे को वो नहीं चाहिए था। मैंने अपना खुद का कस्टमाइज कैलेंडर बनाया, मेरे को बनाने में 15 से 20 दिन लगे, मैंने उसको अच्छे से तैयार किया। एंड मैंने सोचा क्या, जब मेरे को इतनी प्रॉब्लम आई कस्टमाइज करते वक्त, तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे डेवलपर होंगे जिनको प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने क्या किया, उसका एक लाइब्रेरी क्रिएट किया, ठीक है। एंड देन पूरा का पूरा सोर्स कोड मैंने गिट पे प्रोवाइड किया और उसको एज अ लाइब्रेरी ऑप्शन दे दिया यूजर के लिए, यूजर मतलब डेवलपर के लिए, ताकि वो डेवलपर को कभी भी मेरा वाला अगर कैलेंडर यूज करना है तो ही कैन ऑल्सो यूज दैट पर्टिकुलर कैलेंडर ऑल्सो। तो उस केस में हमको उस रिपोजिटरी को प्राइवेट या पब्लिक बनाना होता है। आई थिंक प्राइवेट ऑप्शन इज पेड इन गिटहब, पहले था, अभी प्राइवेट ऑप्शन कुछ लिमिटेड प्रोजेक्ट्स के लिए हो गया है, आप गिट पे भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ पहले था ऐसा कि आप प्राइवेट नहीं कर सकते गिट पे, तो फिर हम बिट बकेट यूज करते थे प्राइवेट के लिए, एज अ भाई मेरे को पेमेंट नहीं करना है, मतलब एज अ मैं एक लर्नर हूं तो मैं क्यों पेमेंट करूं। कंपनियां तो क्या करती है, पे करती है, क्योंकि उनको चाहिए प्राइवेसी, उनके लिए प्राइवेसी इज मोस्ट अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वो पेमेंट करती है, वो सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको अच्छे से मैनेज करके रखती है, तो इसलिए उनको पेमेंट करना होता है। बट एज अ फ्रीलांसर, या एज अ फ्रीलांसर भी नहीं कहूँ, फ्रीलांसर भी ये चीज करता है आज के डे में, बट एज अ लर्नर, एज अ सीकर, मैं एक नया चीज सीख रहा हूं, तो मैं नहीं चाहूंगा मैं पहले पहले जाके पे करूं, और मेरे को प्राइवेट रिपोजिटरी भी बनानी है। तो बिट बकेट पे आपको पब्लिक प्राइवेट बनाने के दोनों ऑप्शन मिलते हैं, गिट हब पे भी मिलता है, बट एक लिमिटेड अकाउंट है। लिमिटेड अकाउंट इन द सेंस कि भाई आप इतने प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो प्राइवेट के, उसके बाद में नहीं कर पाओगे फ्री के अंदर, ठीक है। अब इसका रीजन क्या हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, जो मैं आपको बताता हूं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे जाके VCS गेट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल किया, यूआरएल किया, क्लोन किया, क्लोन का मतलब होता है कॉपी, एज इट इज कॉपी बना लेना। तो जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था ना हमारा, वो पूरा का पूरा हर एक के लैपटॉप में आ गया। फिर हमने अपनी अपनी ब्रांच, जिस ब्रांच में हम वर्क कर रहे थे वो ब्रांच थी, उसमें ब्रांच में गए, चेकआउट किया और अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि while we were not connected in the company, but ये चीज ना हमको प्रॉब्लमेटिक नहीं हुई, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया, क्योंकि हमारा जो सोर्स कोड था वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अच्छे से स्टोर था, ठीक है। और उसको देखो, एक तो होता है स्टोर करना, स्टोर तो मैं गूगल ड्राइव पे भी कर सकता हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारे जहाँ पे मैं स्टोर कर सकता हूँ। बट जो चीज आपको गिट प्रोवाइड करता है वो एक बहुत पावरफुल टूल है। वो क्या करता है कि जैसे आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, गिट पे रिपोजिटरी डाल दी, ठीक है, तो दो गिट फाइल्स बनाता है, डॉट गिट फाइल्स। एक आपकी ऑनलाइन फाइल होगी जो आपके रिपोजिटरी पे रहेगी, और एक आपके कोड में रहेगी, मतलब आपके ऑफलाइन रहेगी, ठीक है। देन आप क्या करते हो, वो ऑटोमेटिकली ट्रैक करता रहता है आपके चेंजेस को, आपके कोड के चेंजेस को, आपके कोड के स्ट्रक्चर के चेंजेस को। तो उस समय क्या होगा कि जैसे आपने रिपोजिटरी पे डाल दिया, कल वाला काम कर दिया, आज आप गए, आज आपने एक नई स्क्रीन बनाई, उस पर काम किया, और पुरानी स्क्रीन में 2-3 चेंजेस किए, तो 2 फाइल्स अपडेट हुई और एक फाइल आपने नई क्रिएट करी। तो वहां जैसे ही आप गेट स्टेटस करोगे ना, तो जितनी भी फाइल्स हैं जो चेंज हुई है या जो क्रिएट हुई है, उनके वो ऑप्शंस बता देगा कि देखो ये चेंज हुई है, और उनके कलर चेंज कर देता है एंड्रॉइड स्टूडियो। अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो में देखोगे तो एंड्रॉइड स्टूडियो इस तरीके से आपको हेल्प करेगा। हाँ, आपको गिट सेटअप करना पड़ेगा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, फिर ये चीजें मिलेगी आपको। तो वहां से क्या होगा कि एंड्रॉइड स्टूडियो को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किसके थ्रू, गिट के इंस्ट्रक्शन के थ्रू, कि देखो इस फाइल में इसने चेंजेस किए हैं, इस फाइल को क्रिएट किया है। तो अब जब ये पुश करे तो रिपोजिटरी में सिर्फ वो जो नए चेंजेस हैं, जो आइदर कोई बनी हुई फाइल में चेंजेस किए हो या नई फाइल क्रिएट करी हो, तो वो ही सिर्फ पुश होंगे उस रिपोजिटरी में, पूरा का पूरा कोड पुश नहीं होगा। पहला बेनिफिट ये, ठीक है। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, कोई भी कोड है, आपने अपना काम किया, आपको लगा कि अब ये
गुड टू गो है, कंप्लीट हो चुका है, आपने उसको कमिट किया, कमिट करने के बाद में उसको पुश कर दिया आपने रिपोजिटरी के अंदर, रिपोजिटरी में चला गया। अब क्या होता है कि आप अकेले काम नहीं कर रहे होते हो कंपनी में एक टीम काम कर रही होती है पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। अब जैसे 10 जनों की टीम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कल वाली क्लास या परसों वाली क्लास में भी, हम एक मॉड्यूल पे वर्क करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आपको एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है और बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है इन लेस टाइम, 4 से 6 महीने में उसको कंप्लीट करना है, और एक्चुअल में अगर एक बंदा उस पर काम करेगा तो उसको 2 साल आराम से लग जाएंगे, ठीक है। तो उसमें टीम बैठती है, पूरी टीम उसमें डेवलपमेंट में जाती है कि भाई आप ये मॉड्यूल संभालो, आप ये मॉड्यूल संभालो, आप ये मॉड्यूल संभालो, ऐसे एक एक मॉड्यूल असाइन किया जाता है। तो वो क्या करते हैं, अपनी अपनी ब्रांचेस क्रिएट कर देते हैं। इसमें ब्रांच क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, जैसे ये आपका ट्री है, ट्री के अंदर आपने देखा होगा ऐसे ब्रांच क्रिएट हो गई, ठीक है। अब इस ब्रांच से आपकी ये ब्रांच है, आप अपना जो भी काम कर रहे हो वो इसमें करोगे। दूसरा बंदा है, दूसरा डेवलपर है, उसने अपनी एक ब्रांच क्रिएट कर दी, तीसरा बंदा है उसने अपनी एक ब्रांच क्रिएट कर दी। तो सब पैरेलली ना उसी रिपोजिटरी से जुड़े हुए हैं, बट अपना अपना काम भी कर रहे हैं। फिर जैसे जिसका काम हो जाएगा ना, तो उस पर्टिकुलर ब्रांच को क्या कर दिया जाता है, मर्ज किया जाता है। जैसे एक लाइन चल रही थी, एक प्रोजेक्ट है, इसमें से एक ब्रांच निकली, ऐसे इसमें से एक ब्रांच निकली। अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, मैं आपको बेनिफिट्स बता रहा हूं कि क्यों आज मार्केट में इतना यूज में आ रहा है, और क्यों हमको सीखना चाहिए, और हम क्यों सीखेंगे, और क्यों हम प्रोजेक्ट को इस चीज को हम बहुत जल्दी ले आएंगे अपने कोर्स में, ताकि हम जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए लाइव क्लास में, आप जितने प्रोजेक्ट बनाओ आप वो एक्सपीरियंस ले पाओ जो एक रियल लाइफ में आपको मिलेगा जब आप किसी कंपनी में जुड़ोगे। आपको पता है एक कंपनी को, फ्रेशर को ट्रेन करने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं गिट के बारे में। अगर हमारा फ्रेशर जो सीख के आ रहा है और वो अगर गिट से फेमिलियर हो जाता है सीखते वक्त ही, तो प्लस पॉइंट मिलता है उस फ्रेशर को। और हम ये चीजें देखते हैं जब मैं इंटरव्यू प्रोसेस में बैठता हूँ, हमारी टीम के लिए इंटरव्यू लेता हूँ, तो मैं ये एडिशनल चीजों पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि देखो स्किल सेट है, तुम्हारे रिज्यूमे में भी दिख रहा है, बट क्या तुमको ये चीज आती है, क्या तुमको ये चीज आती है। तो वो चीजों पे मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। अगर वो चीज आती है तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, मैं उसको ज्यादा प्रीफर करता हूँ कि यार इसको लेना चाहिए, इसको ये चीजों का आइडिया है, ठीक है। तो ये हमेशा आपको बेनिफिट रहेगा अगर आप फ्रेशर हो तो, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो ये चीजें होगी आपके, ये मान के चलेगा वो बंदा कि आपको आती होगी। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो वो मान के नहीं चलेगा, क्योंकि आपका मेन फोकस है स्किल सेट को बिल्ड करने में, आपको नहीं पता कि एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करते हैं। तो वही सारी चीजें हम इसमें करेंगे भी, ताकि आपको उसके लिए हम प्रिपेयर कर सके। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका मेन प्रोजेक्ट है, अब इसमें से क्या होता है, इसको कहते हैं मेन या मास्टर ब्रांच, मास्टर भी कह सकते हो। यहाँ आपका जो बेसिक प्रोग्राम है ना, जो आपने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो हो गया। अब यहाँ से एक ब्रांच क्रिएट होती है, नॉर्मली मैं आपको प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ, डेवलप। यहाँ पे कोई भी चीजें होंगी ना वो इस ब्रांच पे रहेगी, इस ब्रांच पे बहुत लास्ट में आएगा, ठीक है। अब इससे एक ब्रांच क्रिएट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल नीलेश। तो नीलेश क्या काम कर रहा है, उसका जो वर्क है वो वर्क असाइन होगा और उसके नाम से एक ब्रांच क्रिएट होगी। ऐसे ही एक और डेवलपर है शयन, तो शयन के नाम से क्रिएट होगी, और उनका जो वर्क है अंडरस्कोर के साथ में, कि वो क्या कर रहे हैं, जैसे ये ऑनबोर्डिंग देख रहे हैं, ऑनबोर्डिंग यानी कि लॉग इन, साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। ये डैशबोर्ड देख रहे हैं, तो ये डैशबोर्ड को हैंडल करेंगे, ठीक है। और यश है, तो यश फिर उनका काम क्या होगा, जो भी यहाँ पे नाम आएगा, तो ये संभाल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल प्रोफाइल सेक्शन। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी अपनी क्या कर ली, ब्रांच क्रिएट कर ली, ठीक है। अब जैसे शयन का काम कंप्लीट हुआ, तो शयन क्या करेंगे, शयन मेरे से रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी टीम मैनेजर है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम लीडर, ठीक है, इसको पीएम और टीएल कहते हैं। तो जो भी आपको लीड कर रहा होगा उनको आप बोलोगे कि भैया ये मेरा काम हो गया और आप इसको एक बार रिव्यू कर लो, और रिव्यू करने के बाद में आप मेरे को बोल देना, तो आई विल क्रिएट अ पीआर। पीआर इज योर पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। पीआर करने के बाद में ये क्या होगा, आपका मर्ज हो जाएगा। उसने फाइनलाइज रिव्यू कर लिया, उसने कहा बिल्कुल सही है, तो यही हमको चाहिए था, तो ये ब्रांच जो है ना वो मर्ज हो जाएगी। तो ऐसे लाइन चल रही थी, फिर एक ब्रांच क्रिएट हुई, ऐसे डेवलप की, इसमें से एक ब्रांच क्रिएट हुई शयन की, और ये लाइन चल रही थी इसके पैरेलल, ठीक है। और ये जाके वापस से इसमें मर्ज हो गई, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा मर्ज्ड। अब शयन को दूसरा टास्क दिया जाएगा, तो शयन फिर से एक नई ब्रांच क्रिएट करेंगे, न्यू ब्रांच, और अपना काम करेंगे। अब इसी के साथ ना इसी टाइम पे 2 ब्रांचेस और क्रिएट हुई थी। वो 2 ब्रांचेस किसकी थी, एक नीलेश की थी, एक यश की थी। वो अपना काम कर रहे हैं, अभी उनका वो काम नहीं हुआ सपोज दैट। तो जो मैनेजर होगा, जो ये डी ब्रांच चल रही, डेवलप ब्रांच, ये आपको कहेगा कि यार तुम ना कोई भी काम कर रहे हो उससे पहले मर्ज कर लेना अपने कोड को पुल लेके। उसका मतलब क्या होता है कि हमने रीबेस, मतलब हमने
जो हमारा कोड है वो यहाँ पे डेवलप में डाल दिया है, मतलब जो हमारे शयन ने जो कोड किया था वो डेवलप में आ चुका है। अब जो नीलेश और यश काम कर रहे हैं वो पैरेलली काम कर रहे हैं, बट उनके पास में वो कोड नहीं जो शयन ने कर दिया है, तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वो उसी इंस्टेंस पे इन दोनों को बोलेंगे कि आप पहले डेवलप ब्रांच में चेकआउट करो और यहाँ से डेवलप ब्रांच का जो नया कोड है वो पुल ले लो। इसमें दो ऑपरेशंस बहुत कॉमनली यूज में आएंगे। एक होता है पुश, जब आप अपना कोड किसी भी ब्रांच में डालना चाहते हो, और जब किसी ब्रांच से लेना चाहते हो तो होता है पुल। ठीक है, तो वो आपको बोलेंगे कि आप डेवलप ब्रांच में आओ, मैंने शयन का कोड मर्ज कर दिया है एंड आपको पुल ले लेना है। पुल लेने के बाद में आपके पास जो लोकल डेवलप ब्रांच होगी ना, मतलब जो आपकी लोकल होगी जहां पे कोड आएगा, तो वो पूरा का पूरा जो डेवलप में शयन वाला कोड के साथ में जो कोड है वो आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक प्रोसेसिंग समझा रहा हूँ, डिटेल में जब हम ये चीजें फैक्चुअली करेंगे ना तो 3-4 दिन का सेशन रहेगा हमारा किट का। ठीक है, ताकि मैं आपको इस तरीके से बता सकूं ताकि आप जितने भी प्रोजेक्ट्स हम आगे बनाए उसमें आप उसको इंटीग्रेट कर पाओ। तो ये सेशन वापस होगा, बट मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ वर्जन कंट्रोल का, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि क्यों वर्जन कंट्रोल यूज होता है और क्यों हमको यूज करने चाहिए। तो ये जो डेवलप ब्रांच में हमारा सारा कोड आ चुका है, तो नीलेश एंड यश आए, इन्होंने डेवलप ब्रांच में गए, पुल लिया और उनके पास में भी अपडेटेड कोड आ गया। अब इनको क्या करना होता है, अपनी ब्रांच के साथ में इसको क्या करना होता है, रीबेस करना होता है। रीबेस का मतलब क्या हुआ कि ये इस लेवल पे है, डेवलप ब्रांच इस लेवल पे, इन दोनों को एक ही लेवल पे लेके आना है, तो ये रीबेस कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें रीबेस करने में कई बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट होंगे, जैसे शयन वर्क कर रहे थे किस पार्ट पे, डैशबोर्ड पे, सपोज करो नीलेश भी वर्क कर रहे हैं, नीलेश ऑनबोर्डिंग पे कर रहे हैं, और ऑनबोर्डिंग पे उन्होंने क्या किया कि जब लॉगिन होगा तो ये होम स्क्रीन पे जाएगा, तो इन्होंने भी होम स्क्रीन बना रखी है, और डैशबोर्ड पे, तो डैशबोर्ड मतलब होम स्क्रीन ही हुआ, लॉगिन से सीधा आप कहाँ जाओगे, डैशबोर्ड पे ही जाओगे, तो इन्होंने भी एक होम स्क्रीन बना दी, इन्होंने भी होम स्क्रीन बना दी। तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कौन सी होम को रखना है, इस होम को रखना कि इस होम को रखना। तो क्योंकि इनका काम तो ऑनबोर्डिंग का है, होम तो जैसा उस शयन ने कर रखा है वो वाला लेना है, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट में क्या करेंगे, इसको टिक मार्क करेंगे शयन वाले को एंड मर्ज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही सेम आपका रहेगा, यश का भी ये रहेगा। इस तरीके से जितने भी लोग उस प्रोजेक्ट में होंगे ना, वो इस तरीके से क्या करते रहेंगे, पुश करेंगे अपना कोड, रिव्यू करने के बाद में उसको मर्ज कर दिया जाएगा मेन ब्रांच के साथ में, एंड फिर सबके सब उस ब्रांच में आके पुल लेंगे और अपनी ब्रांच के साथ में रीबेस करके अपना काम कंटिन्यू रखेंगे। और इस तरीके से फाइनलाइज क्या होगा कि आपकी जो डेवलप ब्रांच है वो हमेशा वो वाली ब्रांच होगी जिसमें पूरा कोड पड़ा रहेगा। फिर जब ये फाइनली टेस्ट हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, इसके बाद में इसको मर्ज कर दिया जाएगा आपकी मेन वाली से। इसमें भी बहुत सारी लेयर्स बनती हैं, प्रोडक्शन लेयर, डिबग लेयर। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन में जो चल रहा है उसको छेड़ना नहीं है, बट हमको एक नया कॉपी बनाना है जिसमें हम अपना नया फीचर वर्क करें। तो प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रोडक्शन वाला काम, प्रॉब्लम आई उसको रिजॉल्व कर दिया प्रोडक्शन की ब्रांच में जाके। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ में ना प्रोडक्शन के बाद एक नया फीचर आ गया, उस फीचर पे हम काम कर रहे हैं, तो फीचर का काम भी चलता रहेगा साथ साथ। तो ये ब्रांचेस का रोल इतना इफेक्टिव हो जाता है, और आपको जब इसको प्रैक्टिकली आप यूज करोगे ना तो आपको और मजा आने वाला है। हाँ, स्टेजिंग, मल्टीपल स्टेजेस, जो स्टेजिंग क्रिएट्स होते हैं वो, जैसे डीबग हो गया आपका, प्रोडक्शन स्टेजिंग हो गया, तो इस तरीके से आप मल्टीपल बना सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। इसमें भी वर्जन्स होते हैं कि आप कौन से वर्जन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बड़े ऐप्स पे बात करोगे ना तो कई लोग होंगे जो पुराने वर्जन पे काम कर रहे हैं, पुराने वर्जन पे हमारा ऐप चला रहे हैं, कोई होंगे जो लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं। उसमें भी क्या होगा कि जो पुराने वर्जन पे चला रहे हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए उस पर्टिकुलर पार्ट पे जाके आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। कुछ नए वर्जन पे चला रहे हैं तो उस पार्ट पे जाके आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे काम को और आसान कर देता है। अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें ना तो ये चीज को अचीव करना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम गिट की हेल्प से वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये यही कह रहा है कि अगर आपकी कोई रिपोजिटरी पड़ी है ऑनलाइन और आप घर आ गए हो, घर इन द सेंस कि भाई वो आपके दूसरे लैपटॉप में है और वहां से आपने रिपोजिटरी डाल दी, बट यहाँ नहीं है, अब यहाँ से आपको इस लैपटॉप से उसको काम स्टार्ट करना है, तो आप सिंपल सा गेट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल करोगे, पूरा का पूरा वो रिपोजिटरी का जो यूआरएल है वो आपको देना होगा, उस पर जो भी रिपोजिटरी का कंटेंट होगा, पूरा कोड जो होगा वो आपको मिल जाएगा। देन दूसरा पार्ट है यहाँ पे प्रोफाइल और डिबग एपीके। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ से ना डायरेक्ट, अगर आपके पास में एपीके है, हालांकि अब तो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे मैंने बोला प्रोगार्ड फाइल्स आ गई तो आप इतना ज्यादा डिबग नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास में एपीके है तो फिर भी आप यहाँ पे बग्स जो लॉकेट होते हैं ना वो चेक कर सकते हो इस एपीके के, किसी भी एपीके के, अगर आपके पास में एपीके फाइल है तो। और अगर वो प्रो गार्डेड नहीं, मतलब कि वो क्या कह सकते हैं, सिक्योर्ड नहीं है, प्रो गार्ड फाइल नहीं लगा रखी है उसमें, उसमें जो स्ट्रीम्स ओपन करी है उसने उसको क्लोज नहीं कर रखा है, तो फिर भी आपको उनके बारे में, उसके कोड, आपके पास में कोड नहीं है बट एपीके की हेल्प से भी आप उसके अंदर के लॉग्स को चेक कर पाओगे कि उस ऐप में क्या हो रहा है, जब मैं इस ऐप को चला रहा हूं तो इस जगह पे क्या हो रहा है, उस जगह पे क्या हो रहा है। ठीक है, देन आता है इंपोर्ट प्रोजेक्ट
अगर सपोज करो, हालांकि अब इसकी भी जरूरत तो नहीं है, बट ये इनिशियली इसलिए था कि जैसे मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने वे बैक इन 2013 2014 में बनाए थे एक्लिप्स के अंदर, तो वो प्रोजेक्ट को अगर मेरे को एंड्रॉइड स्टूडियो में चलाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जाके इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ से वो प्रोजेक्ट को मैं उठाऊंगा, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट फाइल कौन सी होगी, दूसरे आईडी की होगी, होगी तो एंड्रॉइड फाइल की, लेकिन वो किसके थ्रू होगी, एक दूसरे आईडी के थ्रू जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया उसको मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में चलाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ से रन कर सकता हूँ, मतलब यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। देन इंपोर्ट एन एंड्रॉइड कोड सैंपल, तो एंड्रॉइड की वेबसाइट के ऊपर आपको कई सारे एंड्रॉइड के सैंपल कोड मिल जाएंगे, वहां से आप इसको इंपोर्ट करवाना चाहो, कुछ भी करवाना चाहो तो कर सकते हो, ये एक ऑप्शन दे रहा है आपको। देन यहाँ से आपको एसडीके मैनेजर मिलेगा, इसकी मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात करी थी। अब ये जो एसडीके है ना, ये देखो इस बात पे हमारा एसडीके पड़ा है। अगर आपके पास में किसी यूजर के पास में एसडीके पड़ा है और वो अगर डाउनलोड नहीं करना चाहे, तो उस बंदे का जो एसडीके है वो एज इट इज कॉपी करके अपने एक फोल्डर पे स्टोर करवाएगा, और उसका पाथ यहाँ देगा ना, तब भी आपका एंड्रॉइड स्टूडियो इज गुड टू गो। तो ये एसडीके ही है जो एडिशनली एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल होने के बाद में ये इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पे आप पाओगे कि ये मेरे को बता रहा है कि भाई आपके क्या कौन कौन से वर्जन जो है जिसके बेसिस पे आप कोडिंग कर सकते हो वो इंस्टॉल्ड है। तो देखो ये पार्शियली इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे एक अपडेट मिला हुआ है, और ये जो नए आए हैं तिरामिसु के जो नए वर्जन आए हैं जो हमको पहले मिल जाते हैं। हाँ, एज अ डेवलपर आपको ये भी फायदा होगा कि एंड्रॉइड में कुछ नया वर्जन आ रहा है ना, तो वो यहाँ पे जरूर देगा, तो आपको पहले ही पता लग जाएगा क्या नया वर्जन आ रहा है एंड्रॉइड के अंदर, और उसकी टेस्टिंग भी आप कर सकते हो, उस पर चला भी सकते हो अपनी ऐप को, वो पूरा आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपके पास में वर्चुअल डिवाइस है तो वर्चुअल डिवाइस पे आप उस ओएस को डाल के उसको रन करवा के भी देख सकते हो कैसा फील आएगा इस नए वर्जन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे वर्जन मिल जाएंगे, और ये एसडीके पार्ट है, इसमें आपके कई सारे कंपोनेंट्स होता है, जैसे कि एसडीके प्लेटफॉर्म हो गया, एसडीके टूल्स हो गया, एसडीके अपडेट साइट हो गया, मेनली ये दो चीजें होती है। ठीक है, तो ये अपना आप जो रिक्वायर्ड होती है ना वो ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिफाई कर लेगा जब आप इंस्टॉल करोगे, और वो उन्हीं फाइल्स को बताएगा, और आपको सिर्फ उनको क्या करना है, प्रोसीड करना है, तो वो फाइल डाउनलोड होगी और इंस्टॉल हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ये बाय डिफॉल्ट लोकेशन होता है तो यही रहने देना। ठीक है, इसी लोकेशन पे वो आपके एसडीके को रखेगा, और आपका एंड्रॉइड स्टूडियो भी बाय डिफॉल्ट इसी जगह को ढूंढता है एसडीके के लिए, कि यूजर्स के अंदर यूजर्स के नाम का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर लाइब्रेरी नाम का एक फोल्डर होगा, उसमें एंड्रॉइड नाम से उसने फोल्डर क्रिएट किया होगा, उसके अंदर एसडीके पड़ा होगा, तो बाय डिफॉल्ट यही पाथ पे वो ढूंढता है। नहीं मिलेगा तो फिर आपको मैनुअल पाथ देना पड़ेगा, तो इसलिए अच्छा है कि भाई आप यही पाथ रहने दे, अपने आप वो सेटअप कर देगा। ठीक है, इसको वापस कर देते हैं क्लोज, फिर वापस 3 डॉट्स पे आता है और यहाँ पे आता है वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। ये हमारा वर्चुअल डिवाइस मैनेजर है, जिसमें आप समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे एमुलेटर्स होते हैं, इनको एमुलेटर बोलवा सकते हो, आप बोल सकते हो इनको, आप सिमुलेटर बोल सकते हो। ठीक है, दीज आर ये मैंने 4 तरह के वर्चुअल डिवाइसेस क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, मैं एक को रन करके दिखाता हूँ, हालांकि कल अपन ने करके देखा था, तो ये मेरी वर्चुअल डिवाइस को रन करेगा। यहाँ देखो मेरा वर्चुअल डिवाइस आ गया, मतलब मैंने बिना कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किए भी मैं वर्चुअल डिवाइस को चला सकता हूँ। फॉर जो भी अगर मेरे को कोई ऐप इंस्टॉल करके देखनी है, इसमें मेरे को प्ले स्टोर का भी ऑप्शन मिलेगा, आप गूगल साइन इन कर सकते हो, आपका पूरा एक फोन की तरह फोन भी आ जाएगा। बट मोस्टली हम इसको यूज करते हैं किसके लिए, जब हमको अपनी ऐप के अंदर उसको डिप्लॉय करके देखना होता है, डिबग करके देखना होता है। ठीक है, तो ये वो सारे ऑप्शंस है जो वर्चुअल डिवाइस के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ से आप नया क्रिएट करना चाहो तो क्रिएट भी कर सकते हो वर्चुअल डिवाइस, और इसकी भी एक क्लास होगी पूरी जिसमें मैं आपको वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना और वर्चुअल डिवाइस के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या ऑप्शंस मिलते हैं। हमको वर्चुअल डिवाइस तो पता है कि वर्चुअल डिवाइस क्रिएट बेसिकली हो जाएगी, लेकिन वर्चुअल डिवाइस में भी आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे वो सारे हम पार्ट डिस्कस करेंगे। क्यों वर्चुअल डिवाइस को यूज किया जाता है, क्यों अगर मेरे पास में एंड्रॉइड डिवाइस है, रियल डिवाइस, फिर भी मैं वर्चुअल डिवाइस को लूंगा और उस पर टेस्ट करूंगा। तो वो मेजर फैक्टर्स हैं जो हम उन पे वर्क करेंगे, उन पे देखेंगे क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्या और ऑप्शंस लेके आता है वर्चुअल डिवाइस जो हम इस लेवल की टेस्टिंग उस पर कर सके, क्योंकि वो रियल डिवाइस नहीं है ना। तो क्या रियल जैसा कुछ ऑप्शंस मिलते हैं क्या उसमें, कि हम उसको एज एन है तो वर्चुअल लेकिन उसको एज अ रियल डिवाइस ट्रीट करवा पाए, ताकि हमको रियल टाइम रीडिंग्स मिल पाए हमारे ऐप की, कि भाई अगर रियल एनवायरनमेंट में जब ये चलेगा तो किस तरीके से एक्ट करेगा। तो वर्चुअली अगर हम टेस्ट करके देख रहे हैं तो वी वुड नॉट बी 100% सेटिस्फाइड, क्योंकि हमको तो लगेगा ना कि ये तो वर्चुअल डिवाइस है, रियल डिवाइस पे टेस्ट होता तो पता लगता कि यहाँ पे सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम वो सारी चीजें मैनुअली चेंज कर सकते हैं, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि जिससे कि हम अलग अलग सिचुएशन में हमारा फोन किस तरीके से रिएक्ट करता है, उसके बेसिस में हमारा ऐप किस तरीके से मैनेज होगा, वो सारी चीजें भी हम टेस्ट कर सकते हैं वर्चुअल डिवाइस के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं जब आप एक पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो। अब एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, इसको ना थोड़ा जूम कर देना,
तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ये क्या है, देखो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एंड्रॉयड स्टूडियो इज यूज फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। मतलब एंड्रॉयड, आपका जो एंड्रॉयड ओएस है वो आजकल आपको फोन और टैबलेट में मिलता है, फिर Wear OS वॉचेस के अंदर मिल जाता है, एंड्रॉयड टीवी में मिल जाता है, और ऑटोमोटिव यानी कि कार्ड्स के अंदर, कार्ड्स में आपने स्क्रीन देखी होगी, तो आप यहाँ पे उन सब के लिए भी एप्स बना सकते हो। ठीक है, बट जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट है वो है हमारा फोन और टैबलेट। अगर हम ये अच्छे से सीख गए तो इनके अंदर तो आपको एडिशनल लाइब्रेरीज मिलेगी, आप इनकी भी कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीजें ना आपकी लिंक्ड किससे होगी। आज अगर आप टीवी भी लगाते हो और स्मार्ट टीवी को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है कि अपने फोन से कंट्रोल कर सको, तो फोन में ओएस कौन सा चाहिएगा, आपको एंड्रॉइड चाहिएगा, वहां पे एक उसकी ऐप होगी। Wear OS में भी आप देखोगे कि आपके उस वॉच को कंट्रोल करने के लिए उसकी एक वॉच ऐप होगी आपके फोन के अंदर, जिससे आप उसको मैनेज कर सकते हो। ऐसे ही जब आप कार के अंदर देखोगे तो उसको भी मैनेज करने के लिए आपके पास में क्या होगी, एक ऐप होगी। ठीक है, तो एनी विच वेज आपको कंट्रोल और कमांडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल किस पे करनी है, फोन एंड टैबलेट के ऊपर। तो इसीलिए हम फोन एंड टैबलेट पे क्लिक करेंगे और ये बहुत सारी बाय डिफॉल्ट स्क्रीन आएगी। अब इनका मतलब क्या होता है, बेसिकली आप समझो कि जब आप कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड का ऑप्शन देता है वो आपको, कि आपको बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड तो लेनी पड़ेगी, उसके अंदर आपको कौन सी स्लाइड चाहिए। ऐसे ही जब आप कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट एक शीट आती है, वर्ड फाइल क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट एक पेज आता है। तो ये यही कह रहा है कि जब आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो एक डिफॉल्ट एक्टिविटी तो आएगी ही आएगी। दैट मीन्स फ्रंट एंड जहां पे आपका एक्सएमएल वाला पार्ट होगा, और एक तरह से बैकएंड जहां पे आप बिजनेस लॉजिक लगाओगे कि एक्शन, कॉल टू एक्शन, कि भाई इस पे टैप होगा तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है, वो जो सारा काम है वो आपका कॉटलिन के अंदर होगा। तो इनका कनेक्टिविटी जो फाइल होती है वो होती है एक्टिविटी फाइल। तो ये एक्टिविटी फाइल तो आपको एक बाय डिफॉल्ट एक तो क्रिएट करनी है। उसके बाद में डिपेंड करता है कि आपकी ऐप के अंदर कितने स्क्रीन है, आप मल्टीपल फर्दर और स्क्रीन बना सकते हो और इनके बीच में इंटेंट पास करवा सकते हो, जिनको हम कहते हैं इंटेंट पासिंग, जो आगे हम देखेंगे। दो स्क्रीन बनाएंगे और एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में कैसे ट्रेवल करते हैं ये हम सीखेंगे। ठीक है, हाँ, एक तरह से टेम्पलेट है ये। ठीक है, तो आप टेम्पलेट मतलब आपको इनमें से कोई ना कोई एक टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेना कि आप, ये आपका काम आसान कर देगा एज अ डेवलपर। कि यार आप कोई ऐप बना रहे हो तो ऐप में एक एक्टिविटी तो होगी आपकी बाय डिफॉल्ट, तो एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉटम नेविगेशन जैसी होनी चाहिए, बॉटम नेविगेशन होगा तो आप डायरेक्टली ये ले लो, तो हमारा आपका जो बॉटम नेविगेशन का कोड लिखने का जो काम होगा, हालांकि वो एज अ डेवलपर जब आप सीख जाओगे तो आपको 15 से 20 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा इस चीज को सेटअप करने के लिए, बट 15-20 मिनट भी बच जाएंगे। आपको अगर ऐसी एक्टिविटी चाहिए जो आपको गूगल के अंदर मिलती है, सॉरी जीमेल के अंदर मिलती है, व्हाट्सएप में मिलती है, ठीक है, बेसिक एक्टिविटी, मटेरियल यूआई जो नहीं आई है कि मटेरियल 3 यूआई, उसके बेसिस पे चाहिए आपको। जेटपैक कंपोज की एक्टिविटीज चाहिए जिसमें सिंपल आपको एक सिंगल कोड बेस मिलेगा, आपको सीधा उसमें कोडिंग करनी है और आपकी यूआई बनानी है, तो ऐसी एक्टिविटी चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आपको फुल स्क्रीन एक्टिविटी चाहिए तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, आपको एम्प्टी एक्टिविटी चाहिए तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एम्प्टी एक्टिविटी है ना, इसको हम बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इसी से इन सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई हमको अगर ये बेसिक एक्टिविटी बनानी है तो बेसिक एक्टिविटी को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं एम्प्टी एक्टिविटी से भी बेसिक एक्टिविटी क्रिएट कर सकता हूँ, मैं एम्प्टी एक्टिविटी से भी कंपोज की एक्टिविटी क्रिएट कर सकता हूँ, मैं एम्प्टी एक्टिविटी से भी फुल स्क्रीन एक्टिविटी क्रिएट कर सकता हूँ। तो इट डजंट मैटर, ये सिर्फ आपका काम आसान करने के लिए, बट इनिशियली अगर हम सीख रहे हैं तो हम सारी चीजें क्रिएट करेंगे यूजिंग दिस एम्प्टी एक्टिविटी। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट करो, उसी से सारी चीजें बनाओ। इसी में बॉटम शीट हम लगाएंगे खुद से, तो हमको आइडिया रहेगा बॉटम शीट कैसा लगता है। यहाँ ड्रॉवर भी होगा हमारे पास में, देखो ये रहा ड्रॉवर। यहाँ हमारा ड्रॉवर के साथ में जो हमारा सेटिंग वाला जो आपने देखा होगा ना, जब आप टैब को यूज करते हो तो क्या होता है टैब के अंदर, कि भाई जो आपकी सेटिंग्स है, नॉर्मली फोन के अंदर क्या होगी, सेटिंग्स पे टैप करोगे तो एक नया पेज लोड होगा, अंदर की सेटिंग दिखेगी। टैब के अंदर यूज करोगे लैंडस्केप मोड के अंदर अपनी सेटिंग को, तो वो क्या करेगा कि जो आपका सेटिंग वाला पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा इस तरीके से, और जैसे भी टैप कर रहे हो राइट हैंड साइड दिख जाएगा। इसको कहते हैं प्राइमरी डिटेल फ्लो। तो ऐसा कुछ डिजाइन बनाना है आपको, रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी बनानी है आपको, स्क्रॉलिंग एक्टिविटी, इसको कहते हैं हम स्क्रॉलेब। आपने व्हाट्सएप में देखा होगा, व्हाट्सएप के अंदर हालांकि अब तो नहीं होता, बट पहले क्या होता था कि जब आप किसी की प्रोफाइल पिक्चर को देखते थे तो पूरे स्क्रीन पे प्रोफाइल, मतलब आप उसके चैट में गए, चैट में उसकी प्रोफाइल पिक्चर पे टैप किया तो प्रोफाइल पिक्चर आ गई, नीचे उसका नाम, उसके नंबर, आपके और उसके अंदर क्या डेटा शेयर हुआ है, इमेजेस क्या शेयर हुए वो आ जाती है, आप किन किन ग्रुप्स में अलाइंड हो वो आ जाते हैं। फिर जैसे आप स्क्रॉल अप करोगे ना तो वो कोलैप्स होकर एक टूल बार बन जाता है, देखा है आपने। और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो वो एक्सपेंड होकर वापस इमेज बन जाती है। तो ये जो पार्ट है ये आपका स्क्रॉलिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। ठीक है, देन सेटिंग्स आपको चाहिए 3 डॉट्स के ऊपर, देन आपको गेम एक्टिविटी बनानी है, इसमें सब आपको नेटिव C++ के कोर एलिमेंट चाहिए। हम
फ्रेगमेंट भी बना सकते हैं, हम स्क्रॉलिंग एक्टिविटी भी बना सकते हैं, टैब भी बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। ये वाले कंपोनेंट जो है ना, जैसे गेमिंग एक्टिविटी हो गया, नेटिव C++ का कोड लिखना है आपको, जो आपको एग्जीक्यूट करना है। हालांकि ये यूज में आता है जब IoT पे वर्क करते हो आप अपनी ऐप से, यू नीड एन इंटीग्रेशन विद द अनदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। देन अगर आपको मल्टी प्लेटफॉर्म कॉटलिन प्रोडक्ट बनाना है तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हो इन दोनों से, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा बहुत ज्यादा नई चीज है अभी एंड्रॉइड के अंदर, कॉटलिन के अंदर। यस शयन। सर आपने कल भी मतलब जेटपैक कंपोज के बारे में बताया था। सो लाइक इन व्हेन इट कम्स टू जेटपैक कंपोज, लाइक यू नो वी विल बी राइटिंग आवर बिजनेस लॉजिक एज वेल एज द फ्रंट एंड पार्ट इन द सेम फाइल, इज इट? या Then that becomes something like what we do it in React Native or some other hybrid applications. यस, जैसे फ्लटर के अंदर हम डार्ट को यूज करते हुए एक ही जगह पे कोडिंग करते हैं, जहां पे हम यूआई भी वहीं से डिजाइन करते हैं और वहीं से हम हमारा लॉजिक पार्ट भी लगाते हैं। तो सिंगल कोड बेस बनाने के लिए एंड्रॉइड बाय डिफॉल्ट इस तरीके से बना नहीं है। बाय डिफॉल्ट XML यूज में आता है और कॉटलिन यूज में आता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड तो उन्होंने क्या किया, एक जेटपैक नाम से उनके मल्टीपल फंक्शंस आते हैं। जेटपैक एक तरह से, जैसे जेटपैक आपने देखा होगा एक ना, अगर आप GTA सैन एंड्रियास खेला है आपने, मैं आपको एक बताता हूँ, एक जेटपैक करके एक सूट आता है जिसमें आप बटन दबाते हैं ना तो एक लॉन्चिंग की तरह आपको दिखता है। तो ऐसे ही ना जेटपैक नाम से उसने फीचर्स निकाला है एंड्रॉइड ने, जिसमें आप अपने नए फीचर्स को यूज करके यू कैन जस्ट फ्लाई ओवर। तो जेटपैक नाम के अंदर आपको बहुत सारे कंपोनेंट मिलेंगे, जैसे जेटपैक कंपोज, जेटपैक रूम लाइब्रेरी। तो जेटपैक नाम से वो मल्टीपल बहुत सारे नए फीचर्स निकालता है, उसमें से एक फीचर है जेटपैक कंपोज। तो जेटपैक इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर, जिसके अंडर उसने कंपोज नाम का एक फंक्शनैलिटी निकाला है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम एक जगह कोड लिखेंगे, बट अभी बहुत नया है, बट हम ये चीज भी करेंगे हमारे इस कोर्स के अंदर। हम जेटपैक कंपोज के थ्रू भी ऐप डेवलप करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जेटपैक कंपोज में काम होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूट करता है, कि भाई आप XML के थ्रू लिख के, XML में डिजाइन करके आपका जो कॉटलिन वाला फाइल है उसमें अपना लॉजिक बिल्ड बना के वो बेटर लग रहा है, कि आपको कंपोज के थ्रू करना है। क्योंकि कंपोज में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वहां पे अगर आपको जैसे कोड लिख रहे हो आप, ठीक है, तो आप हाथों हाथ। But usually in a MVC pattern, isn't it suggested that like you know view should be kept separate from the model and controller? So in that case, like you know, it's better to go with keeping the XML file separately and Kotlin file separately. देखो, आप जो कह रहे हो ना, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। अगर हम XML को लेके भी करते हैं ना, जैसे अभी इसमें हम देखें तो XML और आपकी कॉटलिन फाइल अलग अलग है, बट अगर आप देखोगे तो ये इंक्लाइंड है, मतलब इंटीग्रेटेड है दोनों। तो अभी भी हमको MVVM पैटर्न यूज करना पड़ेगा, MVC पैटर्न यूज करना पड़ेगा, जिससे कि हम इसको सेपरेट करें। तो हम क्या करते हैं अभी भी बाय डिफॉल्ट, अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे कि भाई ये हमारा UI है और इसके ऊपर जो लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं हम यहाँ कर रहे हैं, तो हम डेटा को भी इसके अंदर मैनेज कर रहे होंगे। तो जो MVC और MVVM जो पैटर्न होते हैं वो ये कहते हैं कि आप अपनी डेटा लेयर को अलग रखो और अपनी UI लेयर को अलग रखो। यानी कि मैं इस एक्टिविटी में भी कुछ डेटा का काम नहीं करूंगा, मेरा डेटा का काम एक अलग से क्लास में होगा, मैं बस वहां से ऑब्जर्व करूंगा और अपनी UI में अपडेट करूंगा। समझ पा रहे हो? तो इट्स जस्ट इररिलेवेंट कि भाई अगर आप कंपोज से कर रहे हो या इससे कर रहे हो तो वहां से आप एक आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हो, नहीं, इन दोनों ही केस में आप आर्किटेक्चर को नहीं फॉलो कर रहे हो बाय डिफॉल्ट। यू आर एक्सपोज टू द वल्नरेबिलिटीज व्हेन मैनेजिंग द लार्ज सेट ऑफ डेटा। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी एक्टिविटी के अंदर सिर्फ हम एक्शंस प्रोवाइड करेंगे। हम जो एक्चुअल में डेटा मैनेजमेंट करेंगे ना, वो अलग से हम रिपोजिटरी के अंदर, अलग से हम डेटा मॉडल्स के अंदर या डेटा प्रोवाइडर के अंदर हम करेंगे। सिर्फ वहां से हम ऑब्जर्व करवा के हमारी UI में अपडेट करवाएंगे, जो हम MVVM के अंदर करते हैं। Okay. Sir, just curious to know one more thing. I'm sure you are going to say, I mean, in future, like, you know, you're going to take a class on this one. So in Kotlin also, like, you know, do you have something like state management or something? स्टेट मैनेजमेंट, यू कांट से लाइक स्टेट मैनेजमेंट। अभी इस पे काफी ज्यादा लाइब्रेरीज मार्केट में मिल जाएंगी। मैंने सुना है एक कॉटलिन एप्लीकेशन या जावा एप्लीकेशन में आप इंटरनली एक छोटा सा DB रखते हो, जैसे कि रियल DB हो गया या फिर SQL DB हो गया, वहां से आप डेटा लेते हो और अपडेट करते हो, वैसा कुछ करते हो। बट यू डोंट हैव एनीथिंग लाइक स्टेट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, राइट? नो, स्टेट मैनेजमेंट जैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि स्टेट मैनेजमेंट ज्यादातर यूज में आता है जहां हमारा रिएक्टिव फ्रेमवर्क होता है। इफ यू हैव अ रिएक्टिव फ्रेमवर्क तो वहां पे ज्यादातर हमको
समझ रहे हो ना, जैसे जो भी रिएक्टिव फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, वहां पे मल्टीपल इवेंट जो होते हैं रन टाइम में, उन इवेंट्स के ऊपर, स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स के ऊपर हमको रन टाइम में मल्टीपल स्टेट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, और फिर हम उस स्टेट्स को मैनेज करते हैं। तो जैसे ही स्टेट अपडेट कराना होगा तो हमारी यूआई रिबिल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूआई को हम रिबिल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमको पूरी ऐप को वापस चलाना है या वापस से रिबिल्ड करना है हमको। तो मतलब एक मतलब ये है, मतलब so for instance, like in one particular page I just calculate the number of item some person has purchased and I just make a total of that. Now that Yes. same total amount is required in some other, like component in other this one page or other Yes. screen, like now how do you pass that data, how do you manage that data? we हम क्या करते हैं, हम एक अलग से क्लास बनाते हैं जहां पे हम डेटा को मैनेज करते हैं। ठीक है, वो क्लास जो होती है वो एक्सेसिबल होती है बाकी क्लासेस से, जो हमारी एक्टिविटीज होती है ना उनसे। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेट किया बिल का, Is तो it मैंने अपडेट singleton? किया। यस, सिंगलटन। Yeah. वो उसी तरीके से मैनेज करेंगे उसको, नहीं तो हमारा जो रन टाइम प्रोसेस जो है ना, जो हमारा कंज्यूमिंग है वो बढ़ जाता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मतलब जब आप इस पैटर्न को यूज करोगे ना, आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स को, तो यही चीज हम अचीव करेंगे उस ऐप के अंदर। हालांकि हम एंड्रॉयड के अंदर एक शेयर्ड प्रेफरेंस होता है, उससे भी हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं, बट शेयर्ड प्रेफरेंस डेटाबेस आर परसिस्टेंट डेटा। इनका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐप क्लोज भी होगी ना तो डेटा स्टोर्ड रहेंगे। हमको अगर रन टाइम को डेटा को मैनेज करना है मल्टीपल एक्टिविटीज के अंदर, तो हम एक अलग से क्लास बना के उनमें डेटा को स्टोर करवाते हैं, और फिर उनको अदर एक्टिविटीज से उनका एक्सेस होता है, और वहां से हम उनको कॉलिंग करवाते हैं, उनको मैनेज करते हैं। अब इसमें भी क्या होता है ना कि हमारी जो एक्टिविटी होती है ना उसकी लाइफ साइकिल अलग होती है, कि ये कंपोनेंट कब बिल्ड होगा, ये कंपोनेंट कब फॉल्ट स्टेट में चला गया। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, ये आपका फोन है, ठीक है, दिस इज योर फोन। ये लैंडस्केप पोर्ट्रेट मोड में है, जैसे ही मैं लैंडस्केप करूंगा ना, तो हमारी यूआई रिबिल्ड होती है। हमारा जो ऑन क्रिएट फंक्शन है जो मैंने कल बताया था, ये फिर से कॉल होगा। तो आपने कुछ भी यहाँ लिखा होगा यूजर के पर्सपेक्टिव से, अपना कोई फॉर्म फिल कर रहे होंगे, कुछ भी आपने लिखा होगा, जैसे ही आपने लैंडस्केप किया वो सारा का सारा वापस से रिबिल्ड हुआ और डेटा चला गया। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम वो जो डेटा यहाँ मैनेज कर रहा होता है यूजर, इसको मैनेज करते हैं थर्ड क्लास के अंदर। और फिर क्या करेंगे, इस लाइफ साइकिल को मैनेज करते हुए जो हमारे एमबीवीएम के कंपोनेंट्स होते हैं, लाइव डेटा होता है जिसको हम यूज करते हैं, दोज आर लाइफ साइकिल अवेयर। उनको पता होता है कि अभी कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो गया है, कि अभी कंपोनेंट को बिल्ड होना है, कि अब कंपोनेंट बिल्ड होगा। जैसे ही वो बिल्ड होता है तो उस डेटा को वापस वहां पे पॉपुलेट कर देता है। मतलब कोड हमको करना पड़ेगा, बट दोज कंपोनेंट्स आर लाइफ साइकिल अवेयर। तो हमको मेनली जो प्रॉब्लम आती है ना, वो इशू जो आते हैं वो इसी में आते हैं, कि जब हमारे स्टेट्स, जो मतलब स्टेट्स इन द सेंस कि भाई जो हमारा पेज अपलोड हुआ, पेज चेंज हुआ, यूजर ने कुछ एक्टिविटी करी, तो डेटा कहीं इस चक्कर में डिस्ट्रॉय ना हो जाए यूजर का। तो उस चीज को मैनेज हम इस तरीके से करते हैं। समझ में आया? Okay. हालांकि इस Okay. पे बहुत ज्यादा वर्किंग चल रही है। अब डेटा के एंड पे भी क्या होता है, मल्टीपल डेटा की स्ट्रीम्स भी क्रिएट होती है। तो वहां पे हम आरएक्स जावा को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम जहाँ पे डेटा रिपोजिटरी है, जहाँ पे हमारी डेटा लेयर है, वहां पे हम इफेक्टिवली आरएक्स जावा के कंपोनेंट्स लगा के उसको मैनेज कर सकते हैं, ताकि वहां पे भी अगर कोई फॉल्टी कनेक्शन हो, जैसे कि आप इंटरनेट, आप तो कनेक्ट कर रहे हो, इंटरनेट कनेक्शन है, जब आपने रिक्वेस्ट की, लेकिन जब आपका डेटा आने वाला था उस समय इंटरनेट कनेक्शन नहीं हुआ, तो वहां पे हम एक स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं कि अगर इंटरनेट कनेक्शन बीच में अगर कहीं डिस्कनेक्ट भी होता है, या कोई भी रीजन से अगर आपका इंटरनेट स्लो भी हो जाता है, तो कंटिन्यूएशन में वो प्रोसेस को रखे, जब वो डेटा रिस्पॉन्स आए तब हमारे डेटा को, मतलब मेन जो डेटा लेयर है उसमें अपडेट करे, और फिर जो हमारा लाइव डेटा है वो हमारी यूआई में उसको रिफ्लेक्ट करवा दे यूजर के लिए, कि देखो डेटा आ गया है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे Okay. बहुत सारे कंपोनेंट्स अदर यूज में आते हैं, अभी इस पे काम चल रहा है। एज सच कोई स्टेट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है एंड्रॉइड के अंदर, और कई जगह पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उसको एक तरह से स्टेट मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, सही है सर। समझ में आ रहा है ना? ओके, Yes sir, yes sir. है ना? मतलब ये हमारा बिजनेस लॉजिक ऐसा ही रहेगा कि हम जो भी डेटा रिलेटेड काम करेंगे ना, वो एक अलग से मॉडल, व्यू मॉडल के अंदर करेंगे, एक अलग से क्लास के अंदर करेंगे। हम सिर्फ हमारी एक्टिविटी स्क्रीन से उसको कॉल करेंगे, वो हमको सिर्फ रिजल्ट ला के देगा। ठीक है, अब उस रिजल्ट, उस पर्टिकुलर डेटा पे जैसे कुछ चेंजेस होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी यूआई को अपडेट कर देगा, हमको रीलोड या हमको कहीं कहीं से भी उसको वापस से सेट करने की जरूरत नहीं होगी। तो आप जो कह रहे हो ना रिएक्टिव वाला भी, वहां पे आपके केस में क्या होता है कि जैसे मैं फ्लटर पे भी मैं काम करता हूँ, तो वहां पे भी यही सेम चीज, हमको हमारे वहां पे कई सारे बिल्ड होता है, मतलब बिल्ड फंक्शन होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन की हेल्प से हमको क्या करना पड़ता है, उस पूरे कंपोनेंट को, उस पर्टिकुलर विजिट ट्री को हमको रिबिल्ड करना होता है जैसे ही हमारा डेटा चेंज हुआ है।
तो वो सारी चीजें हमारे इस केस में इस तरीके से नेग्लेक्ट हो जाती है कि हम इसके केस में क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल्स को यूज कर सकते हैं, लाइव डेटा को यूज कर सकते हैं, तो वो भी इनडायरेक्टली एक यही तरीके से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके ओके, क्लियर है? ओके। Yeah. तो यहाँ बहुत सारे कंपोनेंट हैं, मतलब बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, आप उनको यूज कर सकते हैं, बट एज अ लर्नर हम हमेशा क्या करेंगे, हम एम्प्टी एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, नेक्स्ट पे टैप कर देंगे। नेक्स्ट पे टैप करते ही हमारे पास में ऑप्शन आएगा नाम सेलेक्ट करने का, तो यहाँ ऐप का नाम रखेंगे फर्स्ट ऐप। ठीक है, देन यहाँ पे हमारा पैकेज नेम। पैकेज नेम क्या होता है? पैकेज नेम इज द, जैसे आप जावा के अंदर जो भी फाइल्स क्रिएट करते हो, फोल्डर्स क्रिएट करते हो, तो उनको हम फोल्डर नहीं बुलाते, उनको हम पैकेज बुलाते हैं। पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल क्लासेस। ठीक है, तो वो यहाँ पे एक पैकेज का नाम आपको देना है। और जब आप एक सेकेंड ना, आपको डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा? आवाज आ रही है प्रॉपर? आ रही है सर। ओके, यस वैभव, आपने भी हैंड रेज कर रखा है। I just wanted to know what is the difference between normal compose activity and this material 3 activity. मटेरियल 3 एक्टिविटी में क्या होता है ना, कि जो मटेरियल 3 की डिजाइन आई है उसमें आपको एनहेंसमेंट मिलेंगे यूआई पर्सपेक्टिव से। तो जो मटेरियल मतलब जो मटेरियल की रेंज में आता है ना, जैसे मटेरियल यूआई के अंदर जो कंपोनेंट जाते हैं, तो एंड्रॉइड क्या करता है, जब भी कोई नई डिजाइन लेयर निकलता है तो उसमें जैसे मटेरियल 3 आया तो बटन का थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर देगा, बटन के एजेस को इस तरीके से राउंड कर देगा, उनको बाय डिफॉल्ट वो इम्पैक्ट दे देगा। तो हम उन यूआईज को यूज करेंगे ना तो हमको लगेगा थोड़े और ज्यादा एक्सप्रेसिव है वो। तो बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ये सारे कंपोनेंट्स आप भी अपने नॉर्मल यूआई के अंदर यूज कर सकते हो। वो बस यही कह रहा है कि मैं आपको बाय डिफॉल्ट इसका सपोर्ट दूंगा ताकि आप डायरेक्टली इसको क्रिएट करो एंड वो जो कंपोनेंट है आप रेडी टू यूज है। ठीक है, Okay. अब हम आते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जब हम डिजाइनिंग पर पार्ट में जाएंगे ना तो हम बहुत सारे हमको ऐसी चीजें मिलेगी जिससे कि हम इंप्रूव कर सकें हमारी यूआई को। ठीक है, तो उन सारी चीजों पे हम वर्क करेंगे, जैसे कस्टम ड्राइबल्स क्रिएट करना है, सेलेक्टर्स बनाना है, कार्ड को यूज करना है। इसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट होंगे कि हम कौन से वाले कार्ड को यूज करें, जो मटेरियल 3 के अंदर है, जो या पहले से हमारी फ्लैट डिजाइन के अंदर आ रहा होगा। तो हमको डिसाइड करना होगा कि हमको कैसा यूआई चाहिए, तो उसके बेसिस पे हम उन कंपोनेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये अलग अलग लाइब्रेरीज है जो एंड्रॉइड हमको प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द टाइम। ठीक है, कि भाई पहले ये आ रहे थे, अब उसको और एनहेंस कर दिया, उनको और इम्प्रोवाइज कर दिया, उनको भी आप यूज कर सकते हो। तो वो उनका सपोर्ट देता है बस। तो सपोर्ट इसीलिए वहां पे लिखा है सपोर्ट फॉर मटेरियल 3, तो उसको बाय डिफॉल्ट सपोर्ट मिलेगा, आपको एडिशनल कुछ करना नहीं पड़ेगा मटेरियल 3 को इंटीग्रेट करने के लिए। नहीं तो आप मैनुअली भी हर एक चीज आप खुद से भी लगा सकते हो। ठीक है, यश शयन। ओके, तो यहाँ पे जो पैकेज नेम है हमारा, पैकेज नेम में देखो, ये जो हमारा पैकेज नेम है ये होता है हमारा यूनिक। इसको और डिटेल में हम समझेंगे जब हम ऐप को लाइव करते हैं ना, तो ये वो एक यूनिक नाम होता है। जैसे अगर आप देखोगे फेसबुक का जो यूनिक नेम है ना, वो है com.facebook.katana। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता? आप गूगल पे जाओ डेस्कटॉप के ऊपर और ब्राउजर पे प्ले स्टोर ओपन करो और प्ले स्टोर के अंदर आप फेसबुक की ऐप को चलाना। ऊपर यूआरएल में लास्ट लाइन देखना id इक्वल्स टू com.facebook.katana, यानी कि ये एक यूनिक प्रेजेंस भी होता है आपकी ऐप का प्ले स्टोर के ऊपर। तो ये यूनिक होना चाहिए, और इसमें वो प्रेफर करता है कि आप एग्जाम्पल, टेस्ट ऐसे नाम मत दो। ठीक है, तो आप जो भी नाम दो कुछ इस तरीके से दो, जैसे कि ठीक है, एंड डॉट आपका जो भी नाम है ऐप का, फर्स्ट ऐप। अब जो भी मैं ऐप बनाऊंगा ना, मैं इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे नाम ले रखा है। ठीक है, और यही चीज बाय डिफॉल्ट वो भी कहता है। जैसे अगर आप बाय डिफॉल्ट देखोगे तो यहाँ पे पीछे com डॉट समथिंग आता है, com.example.first ऐप। इसका रीजन भी क्या है कि जैसे आपकी कंपनी का नाम है WSCubeTech, तो आपने इसका एक डोमेन परचेज किया होगा wscubetech.com करके, तो कह रहा है कि उसको उल्टा कर दो। वो डोमेन तो यूनिक है, वो किसी और के पास तो है नहीं, तो आपकी कंपनी है तो आप ही का होगा। आप जब पैकेज नेम दो तो उसका जो डोमेन है उसको उल्टा कर दो, यानी कि com.wscubetech कर दो एंड देन .first ऐप। तो ये जस्ट आपको इंप्लीमेंटेशन देता है कि आप क्या करो, com.wscubetech.first ऐप। अब जब आप कोई दूसरा ऐप बनाओगे, जैसे मैंने बनाया एक वॉल कैनो ऐप फॉर वॉलपेपर्स। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस पैकेज का नाम कर दूंगा वॉल कैनो। तो मुझे पता है कि
चलो वॉल्केनो किसी और ने भी ले रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन com.ws क्यूबटेक के साथ में किसी ने ले रखा होगा। तो इसीलिए ये हमारी जो यूनिकनेस बनाने के लिए जो फंडा है वो आपको बाय डिफॉल्ट देता है कि इससे आपका जो पैकेज नेम होगा ना वो 99% यूनिक ही होगा, किसी के पास में ऐसा पैकेज नहीं होगा। आप जाके इसको कॉपी करो, एंड्रॉइड ब्राउजर पे जाओ, यहाँ पे मैं आपको प्ले स्टोर ओपन करवाता हूँ। यहाँ से भी किसी ने प्ले स्टोर चलाया कभी, यहाँ से भी आप प्ले स्टोर चला सकते हो। और आपने जो गूगल लॉग्ड इन होगा ना, तो वो अपने आप आपके फोन को आइडेंटिफाई कर लेगा। मतलब जो यहाँ पे मेरा गूगल लॉग्ड इन है, मेरे फोन में भी अगर यही है, तो यहाँ से मैं कोई ऐप इंस्टॉल करूंगा तो मेरे उस फोन में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखने क्या आए हैं, हम एप्स पे आए हैं और मैं यहाँ पे फेसबुक सर्च करता हूँ। ये देखो, ये रहा फेसबुक। व्हाट्सएप का होता है com.whatsapp, दिख रहा है आपको, ये देखो com.facebook.katana। दिस इज द पैकेज नेम ऑफ फेसबुक एप्लीकेशन। आईफोन में भी ये चीज होती है, जब प्ले स्टोर पे लाइव करते हैं तो वहाँ बंडल आईडी का काम होता है। वो जो बंडल आईडी का काम होता है आईफोन के अंदर, वही सेम काम एंड्रॉइड के अंदर पैकेज नेम से होता है। इसको मैं चेंज करके आईडी कर देता हूँ मेरी वाली com.wscubetech.volcano। अगर इस नाम से किसी ने ऐप क्रिएट कर रखी होगी, मतलब इस पैकेज नेम के साथ में, तो उसकी ऐप यहाँ दिख जानी चाहिए। एंटर करते हैं। इसने कहा वी आर सॉरी द रिक्वेस्टेड यूआरएल वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर। इसका मतलब ये है कि ये पैकेज नेम किसी के पास में नहीं है। आप ये पैकेज नेम इज गुड टू गो, ये पैकेज नेम आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि चलो ये तो आपने इसको किया, अब व्हाट्सएप खोल के दिखा दो इसके थ्रू। व्हाट्सएप पे नहीं हूँ अभी मैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा लिखा है com.whatsapp, एंटर करता हूँ। आगे व्हाट्सएप एप्लीकेशन, क्योंकि व्हाट्सएप एप्लीकेशन की जो आईडी है, पैकेज नेम है, वो com.whatsapp है। ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। आपके मल्टीपल एप्स होगी लैपटॉप फोन के अंदर, लेकिन उनके नाम भी सेम हो सकते हैं, लेकिन उनके पैकेज नेम हमेशा सबके अलग होंगे। वो इंस्टॉल ही नहीं करने देगा। अगर सेम पैकेज नेम से कोई दूसरी ऐप को इंस्टॉल मारोगे ना, तो कहेगा कि पहले से एक ऐप पड़ी है, कि आप इसको अपडेट करना चाहते हो क्या। मतलब इतनी तरह की कोडिंग होती है। सेम पैकेज लेवल के मल्टीपल एप्स नहीं हो सकते आपके फोन के अंदर। तो इसीलिए वो आपके जब प्ले स्टोर पे ऐप लाइव करते हो तो वहीं पे वो चेक लगा देता है। ठीक है, ताकि आपकी ऐप को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। यस सर, आपकी यूट्यूब वीडियो देख के ट्राई कर रहा था। ओके गुड। तो ये मैंने चीज बताई होगी आपको, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इसको बाद में चेंज भी किया जा सकता है। जैसे ऐप बनाना इज जस्ट सिमिलर लाइक एक मूवी बनाना या एक खेत में फसल उगाना। क्योंकि आप अभी जो चीज करते हो उसका जो फ्रूट है, उसका जो फल है, वो आपको बाद में मिलेगा। ठीक है, उसको टाइम भी लगेगा बनने में। ऐसा तो नहीं कि आज मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो आज ही ऐप बन गई। 2 से ढाई महीने लग जाएंगे मिनिमम एक ऑन एन एवरेज अच्छी खासी ऐप बनाने में। ठीक है, तो अब होता क्या है ना, कि जब मैं ऐप को बिल्ड कर रहा था तब तो मैंने पैकेज नेम दे दिया, और मैंने उस समय देखा मार्केट में किसी ने नहीं ले रखा था। ठीक है, हालांकि मैं ऐसा नाम लूंगा ना तो बाद में भी कोई नहीं लेगा, क्योंकि ये मेरा पैकेज नेम कैसे हुआ, क्योंकि ये मेरी कंपनी का नाम है com.wscubetech। अब कोई दूसरा बंदा अगर ऐप भी बनाएगा तो उसका पैकेज नेम वो com.wscubetech क्यों रखेगा, वो अपनी कंपनी का नाम रखेगा या अपना नाम रखेगा। जैसे मैंने आगे बताया रौनक.pro करके, या जो भी वो एंटरप्रेन्योर लेवल पे जा रहा है तो वो जो अपना नाम रख रहा है तो वो रखेगा। तो हो ही नहीं सकता कि वो ये नाम रखे। तो इस केस में 100% मेरी गारंटी होगी। लेकिन अगर कोई हो सकता है कि कोई बंदा हो जिसने सोचा हो कि अभी WSCubetech की ऐप तो है नहीं, मैं बना लेता हूँ, इन्होंने डोमेन लिया नहीं रखा होगा। जैसे मैं नई कंपनी हूँ, मेरे को आने में भी अभी 1-2 साल ही हुए हैं, और मेरी ऐप अभी मार्केट में अब लॉन्च होगी। तो उस समय से पहले किसी बंदे ने क्या किया, अपना पैकेज नेम मेरे को उनको लग गया कि ये कंपनी आगे चल के बड़ा बन जाएगी, तो मैं क्यों ना पहले ही इसका जो पैकेज नेम है वो मेरी ऐप से ले लेता हूँ। तो बंदे क्या करेंगे, com.wscubetech करके उन्होंने अपना ले लिया पैकेज नेम उस ऐप का। अब मैं वो वैसी की वैसी ऐप बनाने जाऊंगा तो नहीं मिलेगा, तो मैं ये चेंज कर दूंगा, वॉल्केनो की जगह वॉल कोस्टर कर दूंगा। पैकेज नेम तो मेरे नाम से ही बनेगा। बट क्वेश्चन आता है कि ये तो अभी आप चेंज कर रहे हो, आपकी ऐप तो 2 महीने पहले क्रिएट हो चुकी है, अब आप लाइव करने गए तब आपको ये चीज पता चली। तो बिल्कुल आपकी ऐप बिल्ड हो जाने के बाद भी आप अपने पैकेज नेम को चेंज कर सकते हो, क्योंकि कभी भी लाइव में आपको एंड्रॉइड स्टूडियो मतलब एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म बोल सकता है कि यार ये पैकेज नेम किसी ने ले रखा है। तो आपका जो बना हुआ प्रोजेक्ट है, आपको ऐसा नहीं कि एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, आपका सारा कोड इधर से ट्रांसफर करना पड़ेगा, नहीं। आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि रिडल फाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, मैनिफेस्ट फाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, देन फाइंड एंड रिप्लेस से हर जितनी भी फाइल आपने क्रिएट करी होगी उन सब के स्टार्टिंग में एक पैकेज का इंट्रोडक्शन होता है फाइल के ऊपर। वो पैकेज के नेम को आपको अपडेट करना पड़ेगा, और इस तरीके से आपका ये पूरा प्रोसेस अपडेट किया जा सकता है। अपडेट हो जाने के बाद में उसको लाइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, बट ये थोड़ा क्रिटिकल एरिया होता है।
कि ये यूनिक होना चाहिए। देन आपका सेव लोकेशन, जैसे कि मैंने बताया, आप यहाँ पे अपना एक फोल्डर क्रिएट करो, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, जहाँ पे भी कर रहे हो उस फोल्डर को सेलेक्ट करो। ये चीज ध्यान रखना कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं जैसे कि क्रिएट कर देता हूँ आपके सामने, डेस्कटॉप है, न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं अपन यहाँ पे, न्यू फोल्डर ऐसे हमने, एंड आप डेस्कटॉप पे मत करना। क्यों नहीं करना, उसका रीजन तो ऐसा सच कुछ नहीं है, एंड्रॉइड प्रोजेक्ट, बट इट इज नॉट सेफ डेस्कटॉप पे सब किसी को दिखता रहे, कोई भी आपके लैपटॉप को चलाए तो, ठीक है। तो आप कोई डी ड्राइव, सी ड्राइव, उसको खाली रखना, ठीक है, मतलब उस ड्राइव को जितना हो सके खाली रखना। आगे एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स, अब भी मैं अगर क्रिएट कर दूंगा तो एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स वाले फोल्डर में आपका क्रिएट हो जाएगा। तो आपको बेटर क्या सोचना है कि यहाँ पे जाना है और यहाँ पे भी एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, किस नाम से, जिस नाम से आप ऐप बना रहे हो, वॉल कोस्टर, ठीक है, और क्रिएट कर देना है और इसको ओपन कर देना है। अब सही तरीका है, दिस इज द राइट वे, ठीक है। और अब जब नेक्स्ट टाइम आप आओगे ना तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बहुत स्मार्ट है ये। अगली बार आपके उस पाथ को अपने आप समझ गया कि अब इस पाथ पे आपके वॉलपेपर, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट्स क्रिएट होने वाले हैं, तो अगली बार ये ऑटोमेटिकली ये वाला पाथ ले लेगा, और जो आप यहाँ नाम लिखोगे ना उस नाम से यहाँ फोल्डर ऑटोमेटिकली आगे लगा देगा। बस आप अगर उस समय पाथ चेंज करोगे तो फिर आपको ये एडिशनल लगाना पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज में आप बाय डिफॉल्ट, जैसे हम कोड और अभी मार्केट में कॉटलिन की डिमांड है, तो हम कॉटलिन ही रखेंगे, ठीक है। आप चाहो तो, और कॉटलिन करने के बाद में अंदर आप कोड जावा का भी कर सकते हो, अंदर कोड जावा प्रोजेक्ट है तो उसमें कॉटलिन का भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपस में इंटरऑपरेबल है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आता है मिनिमम एसडीके। आप यहाँ पे एक वर्जन ओएस सेलेक्ट कर रहे हो कि इससे नीचे तो मेरी ऐप नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ वर्जन, कुछ पर्टिकुलर फीचर है जो 7 के बाद में एंड्रॉइड में आए, उस पे बेस्ड मेरा ऐप है। तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक मिनिमम एसडीके सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ कि भाई मेरा ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आप सबसे जो लेटेस्ट, सबसे जो पुराना है, विच इज API 16, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, 4.1, ठीक है। तो आप देखो 100% डिवाइसेस को टारगेट कर सकते हो। बट कोई चीज है 7 में आई है, उसको उसके बेसिस पे आपको ऐप बना रहे हो, तो 7 को आपको सेलेक्ट करना है। और फिर क्या होगा, 94 पॉइंट, हाँ हो सकता है कि भैया 4 से 7 में आपके नियर अबाउट 5.6% यूजर्स है। बट अभी मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो मार्केट में यूज मारा ना वो ओरियो वर्जन है, सबसे ज्यादा लोग ओरियो के ऊपर है अभी मार्केट में, ठीक है। तो आप ओरियो बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हो, मिनिमम ओरियो रख सकते हो, तो ज्यादा से ज्यादा आपके 90% यूजर्स आपकी फिर भी ऐप को चला पाएंगे, 90.7। और ये भी थोड़े टाइम में ओरियो से स्विच, मतलब ओरियो में आ जाएंगे, जो अभी नहीं है, जो बचे हुए कितने हो गए, 9.3% यूजर्स नहीं है, वो भी धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पुराने वर्जन धीरे धीरे क्या होगा कि वो अपने नए फोन पे आएंगे, नया फोन जब भी लेंगे तो नया वर्जन मिलेगा उनको, ठीक है, या पुराना वर्जन होगा तो अपग्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन होता है। देन यहाँ पे कुछ सपोर्ट लाइब्रेरीज होती है एंड्रॉइड की, अगर वो आपको बाय डिफॉल्ट चाहिए, हालांकि आगे जब चाहिए कि जब उसको एडिशनली हमारी जो ग्रिडल स्क्रिप्ट फाइल है उसमें जाके एड ऑन कर सकते हैं, अगर बाय डिफॉल्ट चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इनकी लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट है, जो कि अभी आपको नहीं पता चलेगी, जब उन लाइब्रेरीज को हम सीख जाएंगे और हमको पहले से पता होगा कि इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर ये लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मैं पहले से ऑन कर देता हूँ, तब इसको चेक मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो आप बाद में जाके भी कर सकते हो। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो रिजिड है कि ये चीज आपने नहीं करी, अरे भूल गया मैं, तो अब इस प्रोजेक्ट को वापस से नया क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं। आप उसी प्रोजेक्ट में बहुत सारी सेटिंग्स आएंगी जिनको आप चेंज करके अचीव कर सकते हो। यस शैन, और किसने हैंड रेज कर रखा है? हाँ शैन बोलो। No, sorry, it was by mistake. ओके शिखर, दिस इज माय सर वॉलपेपर ऐप व्हिच आई आपका डेवलप्ड। वीडियो भी वेरी लैग गुड कर रहा है शिखर। और आवाज भी क्लियर नहीं आ रही मेरे पास, शायद मेरा ही इशू है कि वीडियो लैग कर रहा है मेरा। जी मेरे पास ही हो रहा है तो सबके पास पता नहीं। एक बार आप सब कंफर्म करना। सर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, कहीं ना कहीं रुक जा रही है। चलो एक्चुअल में क्या स्क्रीन है ना, ब्लैंक मैं भी हो जाती है बीच बीच में। ब्लैंक भी हो जाती है, स्क्रीन ब्लैंक या मेरा वीडियो ब्लैंक? वीडियो ब्लैंक। नहीं, स्क्रीन भी ब्लैंक हो जाती है बीच में। अच्छा, एक्चुअल में क्या है ना, टुडे आई एम टेकिंग क्लास फ्रॉम होम एंड अभी मैं अपने एक नए रूम में बैठा हूँ, तो वहां पे थोड़ा सा हो सकता है वाईफाई का हो। मैं एक बार 4G पे, आवाज आ रही है अभी? एक बार चेक करना, आवाज एंड ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? वीडियो स्टॉप है, आवाज आ रही है। ओके अभी शायद वो इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आए, क्योंकि 5G की रेंज कम आती है इधर, 4G ज्यादा रेंज में आता है, बट 5G की स्पीड ज्यादा है 4G की
उससे थोड़ी कम है बट अच्छी स्पीड है। मैं चेक भी कर लेता हूँ नेटवर्क स्पीड कितनी आ रही है। ठीक है, गुड। तो अभी सही आ रही होगी आपको, ठीक है। जी जी अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, हमको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे फिनिश करना है। फिनिश करते ही हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैंने आपको स्टेप्स बताए कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करना है एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप करने के लिए। वो स्टेप्स को याद रखना है, खुद से इंस्टॉल करना है। वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा मेरा, जिसको आप देख सकते हो। बट मंडे को मैं फिर से एक बार पूरा प्रोसेस आपको 15 से 20 मिनट में एक नए लैपटॉप के ऊपर, जिसमें पहले से कुछ भी इंस्टॉल नहीं है एंड्रॉइड का, उसमें मैं करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, बट आपके पास में संडे है तो मेक यूटिलाइजेशन कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप कर लो। कोई प्रॉब्लम आती तो हम उस दिन रिजॉल्व कर लेंगे। फिर मंडे से हम जंप करेंगे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी कि कॉटलिन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सारी चीजें क्या होती है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल कर ले उसके बाद में एक प्रोजेक्ट जरूर क्रिएट करें। उसका रीजन है कि कुछ फाइल्स इंस्टॉल होती है, पहले डाउनलोड होगी फिर इंस्टॉल होगी, नियर अबाउट आपकी 100 MB तक की। तो वो जरूरी है आपके लिए, तो वो जरूर कर लेना, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब आपको क्या चेक करना है, ये जब हो जाए ओपन हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट, आपका बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोड होगा, डाउनलोड वाली फाइल इंस्टॉल हो जाएगी। फिर आपको XML और KT फाइल ऐसे दो दिखेगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि योर एंड्रॉइड स्टूडियो इज रेडी टू गो। तो यहाँ पे ना आपको दो स्क्रीन दिखेगी, एक आपकी फोन की स्क्रीन दिखेगी और एक ब्लूप्रिंट दिखेगा उसका। अगर वो यहाँ पे दिखने लग जाए XML वाले पार्ट में, जैसे कि मैंने ओपन कर रखा है, ये KT वाला फाइल नहीं, जो XML वाला पार्ट है, अगर वो दिखने लग जाए दैट मीन सब कुछ रेडी है, बिल्ड कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि वो बिल्ड कंप्लीट होने के बाद ही आपको दिखेगा। तो अभी भी देखो मेरे को नहीं दिख रहा है, अभी जैसे बिल्ड कंप्लीट होगा तो अब यहाँ पे अपडेट होगा ऊपर, डिजाइन एडिटर इज अनअवेलेबल अंटिल आफ्टर द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट सिंक। इसमें आ गया, अपडेट हो गया। अगर ये दोनों दिखने लग जाए मतलब कि इट्स गुड टू गो, योर एंड्रॉइड स्टूडियो इज रेडी फॉर डेवलपमेंट, ये हो चुका है। नहीं तो प्रॉब्लम आएगी ना, तो यहाँ बिल्डिंग में आएगी, बिल्डिंग में आएगी तो ये चीज भी नहीं दिखेगी आपको, यहाँ पे वो गोल गोल घूमता ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया लगाने के लिए है कि भाई अगर ये दिखने लग गया है तो मतलब सब कुछ परफेक्ट है, आपका सब कुछ सेटअप हो गया है एंड नाउ यू कैन स्टार्ट डेवलपमेंट। तो हम जब भी आगे डेवलपमेंट स्टार्ट कर लेंगे उसके बाद जो भी टास्क दूंगा तो आप जाके अपना डेवलपमेंट प्रैक्टिस या जो असाइनमेंट है वो आराम से कर सकते हो, ठीक है। ओके सर, like if we don't know or forget that this feature is developed in the version, so how we can check that integrity? देखो सबसे पहला फीचर के आप जो एंड्रॉयड की वेबसाइट्स होती है ना वहां पे आपको मिल जाता है कि इस वर्जन में इस वर्जन में क्या क्या नई चीजें आएंगी, ठीक है। बट मैं आपको ऑल इन आउट एक नई पिक्चर बताता हूँ कि कैसे आपको पता लग जाता है। हम हमेशा ना अपनी ऐप को मिनिमम सेलेक्ट रखेंगे कि भाई मिनिमम जो वर्जन है उस पर भी चल सके, ताकि हम 100 के 100% को टारगेट कर सके। अब क्या होगा जब आप ऐप डेवलप कर रहे होगे, ठीक है, और आप कोई चीज को यूटिलाइज करोगे तो वहां पे एक एरर आ जाएगी नीचे कि आप जो चीज यूज कर रहे हो ना इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ये अवेलेबल है API लेवल 21 के बाद में, और आपके प्रोजेक्ट का जो मिनिमम SDK है वो है 16। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो या तो आप कंडीशन लगाओ, कंडीशन प्रोग्रामिंग, कि ये ऐप जिन जिन के भी उन फोन पे चलेगा जिनका API लेवल 21 है। अब API लेवल उन्होंने क्या कर रखा है, एक सेट ऑफ कह सकते हैं कि जैसे फ्लेवर्स होते हैं ना आपके, जैसे एक वर्जन है, जैसे एंड्रॉइड आइसक्रीम सैंडविच आया तो 4.1 आया, 4.2 आया, 4.3 आया, 4.4 आया। तो चारों वर्जन तो है आइसक्रीम सैंडविच के, पर अगर आप देखोगे तो सब में अलग अलग कुछ आया। आइसक्रीम 4.1 में कुछ अलग आया, फिर 4.2 में कुछ अलग आया, 4.3 में कुछ अलग आया, 4.4 में कुछ आया अलग, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक नंबरिंग स्टार्ट कर दी कि जो पहला वर्जन है वो API लेवल 1 हो गया, दूसरा वर्जन आया भले ही वो इसी रेंज में आया, समझ पा रहे हो, जैसे ओरियो 8.1 आया और 8.2 आया, तो ओरियो 8 इज योर 22 वर्जन, तो ओरियो 8.2 हो जाएगा आपका 24 वर्जन, मतलब एक वर्जन अपडेट होता रहेगा, तो ये नंबरिंग बढ़ती रहेगी। तो जो अभी जो हमारा 13 वर्जन आया है लेटेस्ट, विच इज योर API लेवल 33, अब कोई उसी के अंदर नया वर्जन आएगा, जैसे 13.1 आया तो वो API लेवल 34 आ जाएगा,
समझ पा रहे हो? तो वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये फीचर जो है ना वो आया इसके बाद है। तो आप जो कोड कर रहे हो उसके प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर से आपका मिनिमम जो एपीआई लेवल है, मिनिमम जो एसडीके है, वो तो ये वाला वर्जन है। तो यहाँ पे तो आपकी ऐप क्रैश 100% हो जाएगी। तो आप या तो कंडीशनल प्रोग्रामिंग लगा लो या अपने मिनिमम एसडीके को ग्रेडल स्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा आपको, ग्रेडल फाइल्स के अंदर। वहां आपको ये जो अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ना इस प्रोजेक्ट के अंदर, जब क्रिएट कर रहा हूँ, ये सब कुछ आपको वहां मिलेगा। वहां आप जाके अपडेट भी कर सकते हो। आपको थ्रू द प्रोसेस अगर पता लगे कि यार ये चीज मेरे को चेंज करनी है इसके वजह से, तो आप उस समय भी चेंज कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप पहले से सोच के चलोगे। कई बार ऐसा होगा पहले से सोच के नहीं चलोगे, रन टाइम पे ही चीजें होगी, तो रन टाइम पे आपको कॉल्स लेने पड़ेंगे, रन टाइम पे उन चीजों को अपडेट करना पड़ेगा। और वो कर सकते हो किसी भी लेवल का, किसी भी तरह का कस्टमाइजेशन आपके प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद भी आप कर सकते हो अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर। ओके ओके, तो सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय। अब मंडे को मिलेंगे एंड मंडे को हम एक ब्रीफ 15 से 20 मिनट या आधा घंटा हो सकता है, हम एक फ्रेश लैपटॉप के ऊपर मैं आपको इंस्टॉल करके भी दिखा दूंगा, जिससे कि आपको आइडिया भी हो जाएगी। यूट्यूब पे तो देखा वो ठीक है, बट उसमें लाइव असिस्ट नहीं था मेरा, तो मैं खुद करके भी बता दूंगा कि आपको देखो ये प्रॉब्लम्स आती है। हो सकता है कि यूट्यूब पे 4-5 महीने पहले हो, तो अभी नया वर्जन है, तो नया वर्जन में कुछ और दिक्कत आ सकती है, तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ भी रही होगी तो वो रिजॉल्व भी हम मंडे को कर देंगे, ठीक है? यस ईशान, वो आपने ये आपको खबर पड़ा है आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? हाँ बोलो, कुछ बोलो। हाँ, ये हाँ आपने कहा था वो आपका जो अपडेटेड ब्रोशर जो है वो आप शेयर करेंगे, वो क्योंकि पुराना ही ब्रोशर शेयर किया गया है। तो मैंने हाँ, जब उनसे बात करी थी तो बोला था अभी तक तो वो प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो आप अगर वो मैं प्रोवाइड कर अभी दें उनको। आज मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वो आपको मिल जाएगा, है ना? हाँ, और एक ओके, ही क्वेश्चन ये पूछने का था हाँ कि आपने वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का तो बता दिया कैसे हैंडल करना है, वो भी आप हाँ सिखाएंगे जैसे हाँ मूव हाँ। करेंगे तो कैसे करना है। और एक क्वेश्चन ये था कि फोन और टैबलेट में कोई डिफरेंस है क्या, वो क्या एक ही फोन और फोन? टैबलेट में, समझ गया मैं आपकी बात। फोन और टैबलेट टैबलेट में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे से कंपोनेंट होते हैं जो टैबलेट जो बने ही आपके टैबलेट के लिए है। जैसे कि हमारा जो सेटिंग्स वाला मेन्यू है, देन जैसे नॉर्मली आपका ड्रॉवर लगा हुआ है, जब अगर आप ड्रॉवर टैबलेट में यूज कर रहे हो और टैबलेट में भी आप लैंडस्केप में यूज कर रहे हो, तो ड्रॉवर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप उस केस में क्या कर सकते हो, ड्रॉवर को बाहर निकाल सकते हो और हमारे पास में एक स्पेस है, उस स्पेस के ऊपर हम दिखा सकते हैं जो भी उस पर टैप होगा, मतलब डिटेल वाला फ्लो आ जाएगा, वह सेटिंग्स डिटेल फ्लो आ जाएगा। तो इस तरीके की कोडिंग हम कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि भाई हमको रन टाइम में कितना स्पेस एलोकेटेड है, उसके बेसिस पे हम उसको डिजाइन को अपग्रेड कर सकते हैं। नहीं तो एक टैबलेट का पूरा एक फोल्डर आता है, तो आपको क्या करना होगा, टैबलेट की एक अलग से, जैसे जो आप यूआई बना रहे हो नॉर्मल फोन के लिए, तो आप वो टैबलेट्स की भी यूआईज बना सकते हो उस फोल्डर के हिसाब से। तो क्या होगा कि जब वो हमारी ऐप टैबलेट पे रन हो रही होगी ना, तो ऑटोमेटिकली जो फोन की एक्सएमएल उठने की बजाय आपकी जो टैबलेट के अंदर, मतलब उस टैबलेट वाले फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली बिल्ड होगी और आप उनके यूजर को दिख जाएगी। समझ पा रहे हो? तो ऐसे हम जी फोल्डर जी। रेस्पेक्टिव भी कर सकते हैं। फोल्डर रेस्पेक्टिव में थोड़ा कम फॉलो करता हूँ, उसका रीजन ये है कि अगर सपोज करो 20 स्क्रीन है, तो अगर मैं टैबलेट स्पेसिफिक भी बनाऊंगा और नॉर्मल स्पेसिफिक भी बनाऊंगा, तो मेरी स्क्रीन क्या हो जाएगी, 20x7, मतलब 20x2 कर देते हैं। अभी अभी अगर टैबलेट ही लेना है तो 20x2 40 स्क्रीन तो आपको बनानी पड़ेगी। और अगर आप ईच एंड एवरी डिटेल पे जाना चाहते हो, कोई छोटे फोन के लिए भी अलग, बड़े फोन के लिए भी अलग और बड़े फोन के लिए भी अलग, तो उस केस में फिर आपके 20x5 या 6 फोल्डर्स होंगे। तो इतना ज्यादा आपको छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन अलग अलग फोल्डर्स और फाइल्स क्रिएट करके। तो उससे में बेटर रहता है कि आप कुछ ऐसे कंडीशनल प्रोग्रामिंग कर सकते हो, चेकिंग कर सकते हो रन टाइम में, मल्टीपल यूआई बिल्डिंग कर सकते हो, रन टाइम के हिसाब से अपने यूआई कंपोनेंट्स को एक्सपेंड या छोटा कर सकते हो। एंड दूसरा होता है कि हम डायमंड फाइल को यूज कर सकते हैं, इंट्यूइट, ऐसे बहुत सारी पैकेजेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, जिनको हम यूज करके हम एडेप्टेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। चाहे वो लैपटॉप हो, फिर चाहे मेरा ऐप बड़ी स्क्रीन पे क्यों ना चल गया हो। जैसे हम कास्टिंग करते हैं ना, हमारी स्क्रीन कास्टिंग, तो हम कई बार कास्ट कर देते हैं। जैसे ब्लूस्टैक्स यूज किया आपने, किसी ने ब्लूस्टैक्स यूज किया है? ब्लूस्टैक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपने फोन जैसे सारे चीजों को मैनेज कर सकते हो। जैसे एक फोन नहीं है, बट एक ऐसा एंड्रॉइड डिवाइस है जिसपे आप एंड्रॉइड की सारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके चला के देख सकते हो। अब क्या होता है ना कि अब हमारा कोई ऐप है जो प्ले स्टोर पे लाइव है, बंदा ब्लूस्टैक पे जाएगा, और ब्लूस्टैक कहाँ चला रहा है वो, फोन के अंदर, सॉरी लैपटॉप के अंदर, तो लैपटॉप की स्क्रीन पे हमारा ऐप चल रहा होगा, तो उसके हिसाब से भी एडजस्टेबल कर सकते हैं हम।
ओके, आप बोले कोड के थ्रू मैनेज कर सकते हैं कंडीशन। हाँ, कंडीशन से करेंगे अपन। मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा, वो वाला फोल्डर्स वाला भी, बट वो रिलेवेंट नहीं है। मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए, मैंने वो फोल्डर वाला तरीका सिर्फ एक बार यूज किया है, और मेरे को इतना ज्यादा इम्प्रूव, मतलब ऐसा नहीं लगा कि मैं फोल्डर वाला यूज कर रहा हूँ तो मेरे को ज्यादा ऑप्शंस मिले या मेरे को उसमें बेटर मिला। मैं वो सारी चीजें बिना फोल्डर क्रिएट किए भी अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, कुछ चीजों का ध्यान रखे हुए और कुछ चीजों को मैनेज करते हुए। तो हम वो तरीके दोनों देखेंगे, बट मैं प्रीफर करूंगा कि आप वो वाला तरीका यूज करो जो जिसमें आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो, कम कंज्यूम हो। ठीक है ईशान? जी सर। और ये दूसरे वाले जो है प्रोजेक्ट, जैसे कि ये अपने वेरिएबल्स के हैं, टीवी के हैं, इसका भी वही डेवलपमेंट तरीका रहता है नॉन जो हम लोग सीखेंगे अभी, या उसका कुछ डेवलपमेंट तरीका डिफरेंट रहता तो है? थोड़ा सा अलग रहता है, थोड़ा सा अलग इन द सेंस कि उसमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एक और सीखनी पड़ेगी, हालांकि उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, विच इज C++। ज्यादातर उसके कोर कॉन्सेप्ट जो होंगे ना वो C++ के होंगे इंटीग्रेशन के अंदर। तो वहां पे क्योंकि हमारा IoT पे फंक्शन ज्यादा होगा ना, क्योंकि आप एक ऐप भी बनाओगे अपने फोन के अंदर, तो जो भी आपके हार्डवेयर के अंदर एप्स चल रही है OS के ऊपर, वो कंट्रोल्ड होगी किसी मोबाइल ऐप से। तो उनके लिंकिंग के लिए आपको जो भी IoT से लिंकिंग करते हैं हमारी कोड की, तो उसमें बेटर रहता है, कई सारी ऐसी लाइब्रेरीज मिल जाती है C++ की, जिनमें आप अपने C++ के कोड को इंटीग्रेट कर सकते हो IoT पे चलाने के लिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके ऊपर। तो बस ये एक फर्क होता है, बाकी मोस्ट ऑफ द चीजें आपको मिल जाती है मार्केट में। मतलब आपको एक ब्रीफ ब्रीफ आइडिया होता है ना, तो आप उसमें डेवलपमेंट कर सकते हो। आपको कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने एक ऐप डेवलप किया था जो मेरे स्मार्टफोन पे चलेगा, मतलब स्मार्ट वॉच पे चलेगा, और मेरे फोन से उसकी कनेक्टिविटी होगी। तो थोड़ा सा अलग होता है, बट यू कैन जस्ट अडेप्ट दैट थिंग। अगर आप 2-3 दिन उन चीजों को मैनेज करने में देखो तो आपको मिल जाएगा। मतलब आप उसको ग्रैप्स कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ, मतलब एकदम ही अलग होगा। थोड़ी कुछ नई चीजें होंगी, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आपको सिग्नल्स देके उन पे वैल्यूज अपडेट करके चेंजेस को फैच करना होता है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड रहता है, तो वहाँ यूज में आता है। जी सर। और ये लास्ट क्वेश्चन ये है कि वो डिजाइन पैटर्न के बारे में जब भी आप बात करते हैं, ज्यादातर जो है वो MVVM की तरफ की ज्यादा इंक्लिनेशन है आपका, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप जो है वो MVP और जो दूसरे वाले जो रेलिवेंट जो है वो डिजाइन पैटर्न्स बताएंगे, ताकि जो है कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं कि हाँ तो ठीक है MVVM, बिल्कुल लेकिन क्यों बिल्कुल, अरे MVVM, ये देखो, क्यों नहीं? जी। मैं MVVM को क्यों प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट्स में MVVM फॉलो करता हूँ, और मार्केट में भी MVVM ही फॉलो करते हैं। इंटरव्यू के हिसाब से आपसे जरूर पूछेंगे। तो जब हमारा सेशन होगा ना, पूरा एक वीक होगा, जिसमें मैं आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि देखो अभी तक जो ऐप बना रहे थे इसमें कभी प्रॉब्लम आई नहीं हमको, क्योंकि हम बहुत स्मॉल स्केल पे बना रहे थे। अब देखो ये प्रॉब्लम आई, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इसको डेटा लेयर को अलग मैनेज करेंगे, हमारी प्रेजेंटेशन लेयर को अलग मैनेज करेंगे। अब जब ये मैनेज करते हैं ना, तो हमारे पास में क्या ऑप्शंस होते हैं। तो हमारे पास में एक स्ट्रक्चर ये होता है, तो ये स्ट्रक्चर की क्या लिमिटेशंस है, कहाँ हमको प्रॉब्लम आएगी, फिर मैं बताऊंगा देखो ये स्ट्रक्चर है, इसकी क्या लिमिटेशंस है, फिर हम एक फाइनलाइज तरीके पे पहुंचेंगे, तो फिर मैं MVVM पे आऊंगा। समझ रहे हो ना? तो वो सारे जी डिस्कस सर। किए जाएंगे, क्योंकि देखो मैं भी पूछता हूँ एज अ इंटरव्यूअर, मैं भी पूछता हूँ कि यार MVVM तो सब कोई कर रहे हैं, आप क्यों MVVM पे आए हो, व्हाई द रीजन। मतलब मेरी प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है व्हाई, नॉट बिकॉज सब कोई कर रहा है, रूम लाइब्रेरी कर रहा है तो रूम लाइब्रेरी करनी चाहिए इसलिए मैंने किया। नहीं, रूम लाइब्रेरी में कुछ चीजें होगी जो आपका काम आसान कर रही है, इसलिए आपने रूम लाइब्रेरी को यूज किया है। इसीलिए आप उस चीज को उस लेवल पे मतलब जस्टिफाई कर सकते हो कि यार मैंने इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को क्यों यूज किया था, इसका क्या मेन बेनिफिट था। अगर कल को मार्केट में उससे भी बेटर अगर कोई लाइब्रेरी आती है तो मैं उसको प्रीफर करूंगा। समझ पा रहे हो? तो जी वो सारी चीजें कवर की जाएगी। हम प्रीफर करते हैं MVVM को, क्योंकि अभी तक कोई मेरे को उससे बेटर कोई आर्किटेक्चर लगा नहीं है इन रिसेंट टाइम्स। तो आई विल प्रीफर MVVM, बट आई विल टेल यू अबाउट ऑल दी आर्किटेक्चर कंपोनेंट जो मार्केट में पॉपुलर है और जो कर चलते आए हैं, और ये कैसे अलग है और वो कैसे अलग है, उनकी क्या लिमिटेशंस है, उनके क्या प्रोज है, उनके क्या कॉन्स है, और इनके क्या प्रोज है और इनके क्या कॉन्स है। तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हमको क्यों MVVM को यूज करना चाहिए। बट ये जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वाई। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ताकि अगर मैं आपको उस तरीके से ट्रेन करूँ ना, तो कल को कोई तीसरा आर्किटेक्चर कंपोनेंट भी आया ना, तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे, मॉड्यूलेट करवा पाओगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमको नीड नहीं होती है इस चीज की, अभी यहाँ पे हमारा ये आर्किटेक्चर से भी ये काम हो जाएगा, बट हमारे दिमाग में होता है नहीं MVVM ही करना है, तो वहां पे हम MVVM ही यूज कर लेते हैं, जो कि हमारे बाइलर प्लेट कोड को बढ़ा देता है। तो इसलिए ये जानना भी जरूरी होता है कि हमको कौन सा किस टाइम पे यूज करना चाहिए।
तो इसके एमवीवीएम के अलावा कौन सा और पढ़ेंगे आप डिजाइन पैटर्न कंपैरिजन के लिए? देखो एमवीसी एंड एमवीपी तीन ही मेन चलते हैं ओके मार्केट। ओके एमवीसी एमवीपी एंड एमवीवीएम, और इनके तीनों के जी बेनिफिट्स देखेंगे, प्रोज देखेंगे, कॉन्स देखेंगे, और फिर उसके हिसाब से उसको हमारी ऐप में डेवलप करके भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एमवीवीएम पे जाएंगे, मैं आपको एक मॉड्यूल हर एक के करके दिखाऊंगा और फिर उसमें दिखाऊंगा कि देखो क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या लिमिटेशंस है, और फिर हम उनको रिजॉल्व करेंगे और फिर फाइनल एक सॉल्यूशन पे आएंगे। तो आपको एक इंपॉर्टेंस पता चलेगी आर्किटेक्चर को यूज करने की अपने ऐप में, एंड एमवीवीएम की इंपॉर्टेंस पता चलेगी क्यों एमवीवीएम को यूज करना चाहिए। फिर हम फीचर लाएंगे लाइव डेटा का कि लाइव डेटा क्या होता है। फिर हम फीचर लाएंगे आरएक्स जावा का कि आरएक्स जावा को क्यों यूज करना चाहिए। मतलब इनके बिना भी आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस तभी पता चलेगी जब आपको उनके पीछे का वाई क्लियर होगा। ठीक है जी जी सर, समझ गया, थैंक यू। okay okay sir, after the class can we connect with you like on WhatsApp directly if you can provide। देखो हम WhatsApp पे तो कनेक्ट नहीं कर सकते, आप LinkedIn पे कनेक्ट कर सकते हो मेरे से डायरेक्ट। अगर आपको मेरे से बात भी करनी है तो आप काउंसलिंग मैम को बोल देंगे तो मेरे से बात करवा देंगे कॉन्फ्रेंस के ऊपर। वन ऑन वन अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है ओके ओके, तो सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू।